अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आई एम बैक। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूँ महक असलम। तो जनाब, जब हफ्ते का पहला दिन यानी पीर होता है तो मुझे लगता है इसको भी कहना चाहिए मंडे मुबारक। yes, कहना चाहिए। मंडे मुबारक भाई। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे तो जनाब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, शुएब की भी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, बच्चों की भी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। हाँ जी, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। बच्चों की छुट्टियां, जिन बच्चों को हमने काम पे भेजा था ना, काम पे उनकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। और सिंध की हम बात कर रहे हैं। सिंध में आज से प्राइमरी स्कूल्स भी खुल गए हैं। कराची समेत सिंध भर में बच्चे जो हैं आज स्कूल पहुंचे, जहां SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। क्लासेस की बहाली के बाद क्या सूरत हाल है, और अगर कोई स्कूल SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहा, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो क्या सज़ा है? क्या कोई जुर्माना आयद होगा, कोई गिरफ्तारी होगी? प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर तफसीली बात करेंगे ताकि बाकी जो स्कूल्स वाले हैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि SOPs पर अमल दरामद करवाना ज़रूरी है। वैसे जनरली हमने देखा है कि स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, पहले भी था और अब भी हो रहा है। कहीं पर हल्की फुल्की से कोताही हो जाए तो फिर भी जो बाहर कोताहियाँ हो रही हैं उससे खासी कम ही होगी। एनीवेज जी, बात करते हैं इमरान खान साहब की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब क्लियर कट मैसेज बहुत से मामलात पर दिया, लेकिन जब हम बात करते हैं मैसेज की, जब हम बात करते हैं चुनाव की, अल्फाज की, तो ये लफ्जी तौर पर या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने अमली तौर पर करके दिखाया है। कश्मीर के सफ़ीर जब उन्होंने कहा मैं बनूंगा, वो बने, साबित कर रहे हैं। अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू दिया है और एक बार फिर मसला कश्मीर पर दुनिया की तवज्जो दिलवाई और कहा है कि मज़ालिम के बावजूद अगर कश्मीर की कोई बात नहीं करता तो वो मुनाफिकत करता है। दुनिया को मजलूम आवाम की आवाज़ सुनना होगी। 8 लाख भारतीय फौजियों ने वादी को खुली जेल में तब्दील किया है, लाखों कश्मीरियों को शहीद किया है। आलमी मसला है ये और उसको मगरबी दुनिया ने नज़रअंदाज किया है। क्यों नज़रअंदाज किया है, ये सवाल उठाया है। मजीद इस मामले से मुताल्लिक उन्होंने क्या कहा, कश्मीर के सफ़ीर कैसे वो एक बार फिर बने, आपको सुनवाते हैं। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि खान साहब बड़े स्मार्ट हैं, स्मार्टली बात करते हैं, स्मार्टली खेलते हैं। और जब हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अफ़गानिस्तान की भी बात होगी, भारत की बात भी होगी, कश्मीर की बात भी होगी। लेकिन अफ़गानिस्तान की बात आज हम इसलिए करें क्योंकि बड़ी तब्दीली आई है और एक बड़े अरसे के बाद आई है। वो अफ़गानिस्तान जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है कि हुकूमत में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ देखने में आ सकता है, अब हुआ है। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान को ओहदे से हटा दिया है। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ अज़ला में क़याम अमन में मुश्किलात का सामना है। जुम्मे को भी लड़ाई में 24 अफ़गान फ़ौजी हलाक हुए थे और मैंने देखा था कि शाह साहब कह भी रहे थे ये कि 38 ममालिक अफ़गानिस्तान के ऐसे जहाँ पर अभी जंगें हो रही हैं। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 38 ममालिक यानी कई अज़ला हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर अफ़गान फ़ौजियों के हथियार डालने की इत्तलात भी सामने आ रही है। अमेरिका ने अप्रैल में ये ऐलान किया था कि 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज निकाल ली जाएगी और अप्रैल से अब तक अफ़गान हुकूमत 30 अज़ला पर अपना कंट्रोल खो चुकी है। अब तक की अगर हम ये डेवलपमेंट देखें तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पिछला साल था उस पर यही सिर्फ बातें हो रही थी कि अभी तक टेबल टॉक पे नहीं आ रहे। लेकिन आप देखें कि अभी तक जो तब्दीली देखी गई है वो यकीनन क्रेडिट तो इसका ज़्यादातर पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि हमने बड़े कोशिश इसमें रोल प्ले किया पाकिस्तान ने। लेट्स से आगे चलकर कौन से और मामलात हैं जो हमें वहाँ से देखने को मिलते हैं, आगे बढ़ेंगे और आज़ाद कश्मीर की बात भी कर लेते हैं। कानून साज असम्बली के इंतखाबात, इसके लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के 33 और पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन जम्मू कश्मीर के 12 हलकों में उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। पोलिंग जो है वो जनाब होनी है 25 जुलाई को, नेक्स्ट मंथ। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसके दरमियान मुकाबला है, इनके उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इंतखाबात में लिबरेशन लीग, जमात इस्लामी, JUI और MQM भी शरीक है, लेकिन ज़्यादा मुकाबला जो मैंने जमातें पहले बताई हैं उनके दरमियान कड़ा मुकाबला। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी एक ऐसी खातून की बात करते हैं कि जब भी उनका नाम आता है ना, तो चाहे वो मुखालफीन हों या चाहे वो पाकिस्तान से बाहर के लोग हों, उनके मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म की मैं बात कर रही हूँ। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आज 38वां यौम पैदाइश है। वो 1988 में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। 68 साल की आज वो होती है अगर जिंदा होती और उनकी फहमो फरासत और चीज़ों को डील करने की जब बात आती है ना, तो यकीन करें कि आज भी हमारे सियासतदान जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं ना तो कहते हैं कि
उनसे सीख लें कि मुल्क को कैसे चलाना था। बेनज़ीर भुट्टो ने 1998 में जिला वतनी इख्तियार की, 2007 में वो वतन वापस आई, वतन लौटी तो इस्तकबालिया जुलूस जो कि हमने देखा था कराची की तारीख का, जिसको सबसे बड़ा जुलूस कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट से हर वो रोड भरा हुआ था जो कि बेनज़ीर भुट्टो की क़यामगाह तक जाता था, वहाँ पर लोग ही लोग थे। और वहाँ पर हमने देखा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, खुदकुश हमला हुआ 27 दिसंबर 2007। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्याह तरीन दिन कहती है इसे, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नामालूम शख्स की गोली का निशाना बनी। रावलपिंडी में वो खिताब के लिए जब पहुंची और खिताब के बाद जब वो नीचे उतर रही थी तो तब गाड़ी से निकल के जब वो अपने लोगों को हाथ हिला रही थी, उनकी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, तो तब उन्हें गोली का निशाना बनाया। अपने ही नहीं, सियासी मुखालफिन भी बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत और कायदाना सलाहियतों की मुख्तलिफ नज़र आती है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज के हमारे सियासतदान जब भी शहीद मोहतरमा का नाम लेते हैं, शहीद बीबी का नाम लेते हैं, तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के सियासी उसूलों को अगर कोई कायदाना तरीके से समझ सकता था तो वो एक ही खातून थी और वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद। बेशक बढ़ेंगे आगे, खेल के मैदान की बात भी कर लेते हैं। PSL सीजन 6 इसकी बात करेंगे। फाइनल 4 लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। प्लेऑफ मरहले आज से होना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर मैच में टकराएंगे। फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाले को एक और चांस मिलेगा। एलिमेंटर 1 में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का जोड़ पड़ेगा। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी और जीतने वाली टीम का एक इम्तिहान और होगा, जबकि फाइनल टाकरा 24 जून को होगा। तो क्रिकेट के शायकीन 24 तारीख को इंतजार भी करें और लेट्स सी कौन कौन सी दो टीम्स के दरमियान मुकाबला होता है। जब भी किसी टीम को सपोर्ट करना, वो बाहर ही निकल जाते तो जिसको बाहर निकलवाना है आप मैच से सपोर्ट करवा लें। मैंने नहीं सोची कि अगले PSL में मैंने किसी को सपोर्ट नहीं करना, मैंने चुप रहना है। लेकिन देखना कभी-कभी दिल की बात भी ना ऐसे हो जाता है कि पता चल जाती है और फिर वो टीम में भी जारी बाहर निकल जाती है। आगे बढ़ते जनाब, अब जरा मुल्क की हालात की बात करेंगे और उस मामले की बात करेंगे जिसकी बहुत बहस थी। और कल जितना दिन मैंने टीवी देखा, हर तरफ ये था कि जनाब आज तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, कहीं वैक्सीन नहीं हो रही। सिंध की जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो थोड़ी सी तशवीश हुई। लेकिन एक सादा सा फार्मूला जो कि हमारे मुल्क में बड़ा ज़्यादा अप्लाई होता है कि जब किसी चीज़ की तलब बढ़ जाती है तो सप्लाई मुतासर होती है। कुछ ऐसा ही हुआ है कोरोना वैक्सीनेशन के साथ। गुज़श्ता रोज़ कराची और लाहौर में शॉर्टेज पैदा होने पर वैक्सीनेशन सेंटर्स एक रोज़ के लिए बंद किए गए। वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने वालों को मायूसी में लौटना पड़ा। लेकिन घबराने की बात नहीं है जनाब। हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक वैक्सीनेशन की सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको याद होगा हमने नौशीन हामिद साहिबा से भी बात की थी, वो ये कहती कि डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। उधर DC लाहौर ने बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद को वैक्सीनेशन सेंटर न आने की हिदायत की है। बताया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तियाब नहीं है, सिर्फ सेंटर्स पर साइनोफार्म और साइनोवैक दस्तियाब है। क्या कल बंद रहने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स अब बहाल हो गए हैं? इस वक्त सूरत हाल क्या है? लाहौर से हमें दानियाल उमर और कराची से हमें मुदस्सिर नज़ीर ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले शहर कायद का रुख करते हैं, सबसे पहले कराची की बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, आप बताएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बिल्कुल महक, इस वक्त हम पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हैं और ये कल बंद हो चुका था क्योंकि शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा। और इसको जो है इसकी सर्विसेज को बहाल रखने के लिए कराची के जो 6 अजला हैं वहाँ से तकरीबन 2-3 दिन तक वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड की गई, लेकिन कल फिर शॉर्टेज हुई, इसे भी बंद करना पड़ा। अभी जो है तकरीबन 3 दिन का स्टॉक जो है वो यहाँ पर आया है वैक्सीन का, और वो इसमें से साइनोवैक वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लाई गई है। और साइनोफार्म की सेकंड डोज जो है सिर्फ लोगों को लगाई जा रही है, जबकि साइनोवैक जो है वो दोनों डोजेज़ लगाई जा रही हैं। लेकिन ये स्टॉक भी तकरीबन 3 दिन का है और अब डिपेंड करता है कि जो शिपमेंट नेक्स्ट आती है उसके बाद लोगों को क्या परेशानी होती है नहीं होती। अब सबसे ज़्यादा जो परेशानी लोगों को हो रही है वो उन लोगों को हो रही है जिन्होंने सेकंड डोज लगवानी है लेकिन उन्हें नहीं डोज लग रही, और वो लोग जिन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहा गया है कि फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। और वो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर सख्ती की गई है वैक्सीन के हवाले से, वहाँ पर भी परेशानी का सामना है। और अगर रश बढ़ गया तो ये 3 दिन का स्टॉक भी शायद कल तक ख़त्म हो जाए। तो अब डिपेंड करता है कि शिपमेंट जो नेक्स्ट शिपमेंट कब होती है और कैसे इसको जल्दी से जल्दी जो सप्लाई को बहाल किया जाता है। बाकी 6 अजला के जो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर्स हैं वहाँ पर अभी 3 दिन का स्टॉक मौजूद है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पर भी अब रश देखने में आएगा सामने। मुदस्सिर, तो क्या मशवरा है कराचियाइट्स को जो अगर आज या कल प्लान कर रहे हैं फॉर द वैक्सीनेशन, एक्सपो तो ना आए, कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो? शुएब, जो
दीगर अजला में जो सेंटर्स बने हैं, सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर रजू किया जाए, वहाँ पर जाया जाए और वैक्सीन लगवाई जाए। और सेकंड प्रायोरिटी आपकी एक्सपो में होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपो में अभी सिर्फ 2 वैक्सीन मौजूद हैं यहाँ पर। साइनोफार्म सिर्फ सेकंड डोज वालों को लग रही है और साइनोवैक जो है वो लग तो दोनों तो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर रश हुआ तो ये भी स्टॉक खत्म हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले स्टॉक आ जाएगा, उससे पहले स्टॉक भी आ जाएगा। स्टिल बहुत से पॉइंट्स पर वैक्सीनेशन हो रही है, तो ये कहना कि बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि लोड बढ़ा है। जब से अलाउ किया गया 18+ पाकिस्तानी सिटीजन्स को कि यू कैन गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, तो उसके बाद हमने देखा कि रश भी हुआ और इसी वजह से कुछ जगह पर हमने देखा कि वैक्सीन खत्म हुई, क्योंकि जाहिर है जो एज ब्रैकेट है 18+, वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें फॉल करती है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न कि ये रश है। हम दानियाल की तरफ चलते हैं। दानियाल, लाहौर में क्या सिचुएशन है? सिर्फ एस्ट्राजेनेका से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि वो नहीं है, बहरहाल दूसरी वैक्सीन तो हैं, साइनोवैक, साइनोफार्म, दे आर अवेलेबल, राइट? जी बिल्कुल शोएब, जिस तरह अभी कुछ देर पहले मुदस्सिर बता रहे थे कि कराची के जो एक्सपो सेंटर है वहाँ पर साइनोफार्म और साइनोवैक जो है वो दस्तयाब है। मैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ। सिचुएशन यहाँ पर भी ये है और लाहौर के इसके अलावा भी दीगर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जो वैक्सीन इस टाइम दस्तयाब है वो साइनोवैक और साइनोफार्म है, जिसको आज यकीनी बनाया गया है। तकरीबन 55 सेंटर्स इस तरह के हैं जो कि मुख्तलिफ दफातर के अंदर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उधर बनाए गए हैं, और 9 से ज़ायद ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें एक्सपो सेंटर भी शामिल है, जहाँ पर आम पब्लिक जो है वो किसी भी वक्त आकर वैक्सीनेशन करवा सकती है। लेकिन एक्सपो सेंटर का जो वक्त है वो पहले 24 घंटे होता था, अब इसका वक्त जो है वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक के मुताबिक जो बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानी हैं, जो जाना चाहते हैं बाहर, जो ख्वाहिशमंद हैं ख़ासतौर पर अरब अमारात जाने के या फिर सऊदी अरेबिया जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, वो अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ना आएँ, क्योंकि एस्ट्राजेनेका जो है वो दस्तयाब नहीं है और एस्ट्राजेनेका की दस्तयाबी में अभी कुछ वक्त लगेगा। तो फिर इन लोगों को इत्तला कर दी जाएगी। अभी मेरे पीछे भी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये वही लोग हैं जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। बार बार यहाँ पे ऐलान भी किया जाता है, एक्सपो सेंटर की जो इंतजामिया है वो आकर इन्हें बताती है कि आप लोग चले जाएं, अभी वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है वो हमें यहाँ पर वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। वैक्सीनेशन का जो अमल है वो जिस तरह मुल्क भर में सिचुएशन रही, इसी तरह लाहौर समेत पंजाब भर में भी यही सिचुएशन रही कि वैक्सीनेशन का जो अमल है वो मुअत्तल रहा। कल दानियाल जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स तो वैसे ही बंद होते हैं, हफ्ते के रोज जो है वो बंद रहे थे, इससे पहले भी। ठीक, दानियाल एक बात मुझे और प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, चूंकि एस्ट्राजेनेका नहीं लगाई जा रही, वो अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं क्या उनको फाइजर की ऑप्शन नहीं दी जा रही? शोएब, उन लोगों को फाइजर की ऑप्शन नहीं दी जा रही। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो हैं नबील अवान, बैरिस्टर नबील अवान, उनसे कल जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बात कंफर्म की कि जो फाइजर वैक्सीन हमारे पास दस्तयाब है उसके सिर्फ 13,000 डोजेस जो है वो पंजाब को मिले थे, और उसमें से भी जाहिर है 13,000 के जो 2 डोजेस हैं वो पूरे करने हैं, तो सिर्फ उन अफराद को लगाई जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनके अंदर कैंसर शामिल है, एड्स शामिल है, और हुकूमत के जो कैंसर प्रोग्राम और एड कंट्रोल प्रोग्राम हैं उनके साथ जो रजिस्टर्ड अफराद हैं उनको फोन करके कहा जा रहा है कि आपके लिए हम लोग फाइजर की ऑप्शन दे रहे हैं। तो हुकूमत अपने तौर पे बेहतरीन तरीके से इकदाम करी कि फोन कॉल्स भी करी है, बार बार ऐलान भी किया जा रहा है कि ये वाली वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा इंतजार कर लें। यानी ये जो खबरें हम बार बार देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कि जनाब वैक्सीनेशन ही खत्म हो गई और हो ही नहीं रही है, ऐसा मामला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का मामला था। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। डॉक्टर शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएगा कि वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन को यकीनी बनाने के लिए अभी क्या इकदाम उठाए गए हैं, और जैसा कि सवाल भी उठ रहे हैं कि यह किल्लत है, ना जाएं, घरों में रहें, तो मुझे ये बताएं कि अब तो कहीं किल्लत पैदा नहीं हुई? देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत का टारगेट ये है कि हमने दिसंबर 2021 तक अपनी 7 करोड़ आवाम को वैक्सीनेट करना है, और इसके लिए जो सप्लाई चेन है उसको इंश्योर किया गया है। हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो इसी के मुताबिक है कि ये डिफरेंट कंसाइनमेंट्स में डोजेस पाकिस्तान पहुंचती रहें और लोगों को लगती रहें।
क्योंकि इस वक्त वॉक इन वैक्सीनेशन खोल दी गई थी, इसलिए हम समझते हैं कि बड़ा खुश आइंद है ये रिस्पांस के बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए और हमारा 3.5 से 4 लाख तक डेली वैक्सीनेशन जो हैं वो लग रही हैं। इसकी वजह से एक मामूली सा तातुल हुआ है जो कि मैं समझती हूँ कि आज मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह ताला ये जो तमाम जो थोड़ी सी स्लो डाउन हुआ था प्रोसेस, ये दोबारा अपनी पूरी उसी स्पीड के साथ दोबारा शुरू हो जाएगा और इसको गवर्नमेंट ने आइंदा आने वाले दिनों के लिए इंश्योर किया है कि जैसा संडे को हमारे पास 15.5 लाख डोजेस पहुँची हैं, 22 तारीख को हमारे पास मज़ीद 25 लाख डोजेस आएंगी और फिर 25 से 30 के दरमियान जो हफ्ता है उसमें 20 से 30 लाख डोजेस जो हैं वो पहुंचेंगी और मीनवाइल जो पाक वैक हमारे अपने मुल्क में बन रही है वो भी इस महीने के आखिर तक उसकी 4 लाख मजीद डोजेस तैयार हो जाएंगी। ठीक है, आपने पाक वैक की भी बात की तो मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि स्टैट्स शेयर कर सकती हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन इस वक्त कितनी मिकदार में हमारे पास अभी भी हैं, और जो पाक वैक की आपने बात की कि 4 लाख हम अभी बना पाएंगे, तो थोड़ा सा शेयर कर सकती हैं कि अभी किस तनासुब से सूबों को सप्लाई की जा रही है पाक वैक? देखें, इस वक्त बिल्कुल हमारे पास जो है वो चाइना की जो वैक्सीन है वो भी मौजूद है और बड़ी तादाद जैसे मैंने आपको बताई है वो लाखों में इस वक्त हमारे पास मौजूद है और मज़ीद भी इसी महीने के आखिर से पहले हमारे पास आ जाएगी और फिर जुलाई के महीने के लिए मज़ीद कंसाइनमेंट्स भी जो हैं बुक्ड हैं। जहाँ तक पाक वैक्सीन का है वो इनिशियली उसकी पहली तो खेप 1,20,000 डोजेस की बनी थी, उसके बाद इस महीने जो है वो तकरीबन 9 लाख डोजेस उसकी बनेंगी, मगर आइंदा आने वाले तमाम महीनों से हम उस कैपेसिटी को अचीव कर लेंगे जिसमें 30 लाख डोजेस पर मंथ जो है वो पाकिस्तान में जो है वो फिनिश और फिल होंगी और वो ये सिंगल डोज वैक्सीन है और ये इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होगी लोगों को। डॉक्टर साहिबा, आइंदा आने वाले महीनों से मुतालिक मैं एक सवाल करना चाहूँगी ताकि हमारी आवाम में जो तशवीश है ना वो ज़रा ख़त्म हो जाए। मुझे ये बताएं कि रवा माह और आइंदा माह के इब्तिदा में बैरून मुल्क से मज़ीद कितनी वैक्सीन्स आ सकती हैं और कौन कौन सी वैक्सीन्स की कितनी कितनी डोजेज़ जो है उसको ऑर्डर किया गया है? ये एक मुसलसल सप्लाई चेन है जो कंटिन्यूसली हर हफ्ते जो है वो हमारे पास कंसाइनमेंट्स आती रहेंगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइना की गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे किया है और दूसरी भी जगहों से हमें आ रही है। कोवैक्स के थ्रू भी अभी फाइज़र की 1 लाख डोजेज़ हमारे पास पहुंची हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन $1.1 बिलियन का जो बजट मुख्तस किया है वैक्सीन परचेज़ के लिए, ये काफ़ी है और इसकी वजह से कोई किसी किस्म का पेमेंट्स में ना तातुल आएगा और ना वैक्सीन की सप्लाई में जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी। तमाम एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं और ये जून, जुलाई, अगस्त महीने वाइज जो हैं ये तमाम वैक्सीन जो हैं ये लाइन अप हुई हुई हैं और ये अपने टाइम के ऊपर पहुंचती रहेंगी। जी ठीक, डॉक्टर साहबा, फाइज़र से मुतालिक प्लीज़ बताइएगा कि अभी भी बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि उन्हें फाइज़र लगाई जाए। अब ज़ाहिर है हर सूबे ने इससे मुतालिक अपना एक लाहे अमल तय किया है, तो सर आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बल्कि पैगाम दीजिएगा उन लोगों को जो एक तो ये ख्वाहिश रखते हैं और दूसरा है कि क्या नेशन वाइड एक प्लान मुरतब है, हर सूबे का अपना ही प्लान है फाइज़र को लगाने से मुतालिक? देखिए, इस वक्त जो हमारे पास 1 लाख डोजेस फाइज़र की पहुंची हैं कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये 50,000 लोगों को लग सकती हैं और ये उनके साथ हमारी कमिटमेंट थी कि ये उन लोगों को लगेगी जिनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी जिनकी इम्यूनिटी जो है वो किसी बीमारी की वजह से या कोई ऐसी ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है। इसमें कैंसर के पेशेंट्स हैं जो कि कीमोथेरेपी के ऊपर हैं, इसमें किडनी के पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस के ऊपर हैं, इसमें जिगर की बीमारियों में मुब्तला मरीज़ हैं जिनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या जो कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, या जो भी कोई सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वैक्सीन मुख्तस की गई है ताकि वो सबसे ज़्यादा एट रिस्क हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है। तो पहली दफ़ा में हम इन सारों को ये वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो मज़ीद खेप आएगी उसमें बाकी लोगों को भी। मगर मैं आपको यहाँ ये वाज़े कर दूँ कि इस वक्त दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये शर्त रखी हो कि अगर फाइज़र की वैक्सीन लगेगी तो ही उस मुल्क में हम लोगों को एंट्री मिलेगी। शर्त सिर्फ ये है उन लोगों की कि आप कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेकर जाएं और साथ में आप वहाँ पे क्वारंटीन करें। वैक्सीन लगने का सिर्फ ये एडवांटेज होगा कि आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए भी हुकूमत जो है वो अपनी पूरी कोशिशें कर रही है कि हम वो बाहर जाने वालों के लिए प्रोवाइड करें।
बिल्कुल, ये बहुत मुनासिब बात है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी यहाँ पर, आपने क्लियर किया बहुत से मामलात को। बढ़ते हैं आगे, अब खारजी उमूर की बात कर लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जिनका दौरा तुर्की इंतहाई अहम रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब की अंतालिया में तुर्क हम मनसब से मुलाकात हुई। इसमें दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही अफ़गान न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में उन्होंने जोर दिया कि अफ़गान एक दूसरे को कबूल करें। अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर इक़्तिदार को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा का दौरा तुर्की कितना अहम रहा और इस समय दीगर ख़ारिजा उमूर पर बात करने के लिए हमें शाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि मौजूदा हालात में इतना अहम तुर्की का दौरा अवाम की आसानी के लिए ज़रा समझाएगा कि ये कितनी अहमियत का हामिल है, और दूसरा ये कि इससे पाकिस्तान को क्या कामयाबी मिली है। दौरे की अहमियत ये है कि इस वक्त आपके इल्म में है कि अफगानिस्तान का जो अमन का जो अमल है वो बहुत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। इस यहाँ अंतालिया में बहुत से ऐसे ममालिक मौजूद थे जिनकी अफगानिस्तान से गहरी दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ यहाँ ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा थे, ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, किर्गिस्तान के थे, उज़्बेकिस्तान के थे। वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कि उस खित्ते में हैं, जिनकी गहरी दिलचस्पी है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होता है तो सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी जो है वो साउथ एशिया से बनती है। पाकिस्तान मौजूद था और पाकिस्तान को मौका मिला अपना नुक्ता नज़र पेश करने का। मुझे मौका मिला कि मैं न सिर्फ उनके वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतवर से मिला, बल्कि उनके साबिका वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रब्बानी से मुलाकात हुई। उनके तासुरात भी मैंने बड़े गौर से सुने। और फिर जो डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, जो उनकी पीस काउंसिल के सरबराही कर रहे हैं, सरबराह है, उनसे भी एक बड़ी मुफीद नशिस्त रही। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल क्या है और वहाँ इस वक्त जो मुख्तलिफ आरा और सोचें चल रही हैं उनके पीछे क्या उनकी वजूहात क्या हैं। मुझे मौका मिला कि पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश कर सकूं। तो उस लिहाज से कि जहां हम एशिया की कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जहां हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, तो ये इस मरले पर बहुत बर वक्त मैं समझता हूँ ये कॉन्फ्रेंस थी और मुझे मौका मिला पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने का। ठीक, शाह साहब, मसले कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या अफ़गानिस्तान में क़याम अमन, पाकिस्तान मुसलसल कोशिश करता है, भरपूर किरदार अदा करता है, आवाज़ बुलंद करता है। जब भी बैरून मुल्क कोई दौरा हो, किसी से राबता हो, कोई हमारे मुल्क में आए, हम ये बात ज़रूर करते हैं। तो पाकिस्तान की जो मस्बत अप्रोच है, इस पर दीगर ममालिक का क्या फीडबैक हमें मिलता है? देखिए, यहाँ फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। तो मसले फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल हुआ। कतर के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई। मशरिक़ के वुस्ता की सूरत हाल पर बात हुई। गल्फ़ की जो नई सूरत हाल उभर रही है, जो ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, उस पर तबादला ख्याल हुआ। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, उनसे मुलाकात हुई। और जो यमन की सूरत हाल है, जो सऊदी अरेबिया के साथ उनकी जो अब गुफ्तशुनीद हो रही है और जो पेशरफ्त हो रही है, उस पर तबादला ख्याल हुआ। तो पाकिस्तान का जो रोल है उसको आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया मुस्बत निगाह से देख रही है। और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी मुलाकात हुई यूरोपियन यूनियन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, इनको हाई रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, बोरेल, जोसेफ बोरेल, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात हुई। बहुत अच्छी नशिस्त रही और हमने इख्तिताम पर फैसला किया कि एक तो उन्होंने मुझे दावत दी ब्रसल्स आने की, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, और दूसरा उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वज़ीर आज़म इमरान खान का एक वर्किंग विजिट जो है वो ब्रसल्स में हमें करना चाहिए फिलफौर। तो बहुत अच्छा मौका मिला बहुत सी बातें आगे पहुंचाने का।
ठीक, अच्छा शाह साहब, ज़रा इतने मसलों की हम बात करें, भारत की छोटी सोच के मसले की भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो रंग लाना शुरू हो गई हैं, क्योंकि भारत सरकार ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी पर गौर भी शुरू कर दिया है। 24 जून को मकबूजा कश्मीर के मसले पर कुल जमाती इजलास भी बुलाया गया है, कश्मीरी रहनुमाओं को मदऊ भी किया गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो इससे हम क्या उम्मीद लगाएं कि क्या नरेंद्र मोदी 5 अगस्त का फैसला वापस ले लेंगे? क्या कल ठिकाने आ गई है उनकी? अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो 24 जून का इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें कश्मीर की तमाम जमातों को मदऊ किया गया है, हत्ता कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को, फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को, इन सब को भी बकौल मीडिया के मदऊ किया गया है। अब एजेंडा क्या है? मेरे इत्लाह के मुताबिक तो बहुत सी चीज़ें उसमें ज़ेर बहस आएंगी और देखते हैं कि इससे निकलता क्या है। लेकिन ये एक गैर मामूली डेवलपमेंट मैं कहूँगा। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा कि एक खिंचाव था, एक तनाव था, और जितना कश्मीरी है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार हो या उस पार हो, उन इक़दामात से वो नाखुश था। और आज भारत महसूस कर रहा है कि वो उन्हें कायल नहीं कर पा रहा, नहीं कर सका। अब देखते हैं नशिस्त से क्या हासिल होता है। अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। ठीक है शाह साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जिस तरह कोविड से बेहतरीन अंदाज से निमट रहा है, आप कई ममालिक के दौरे कर रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट करें आइंदा दिनों में आलमी रहनुमा पाकिस्तान का दौरा करें? और अगर मैं स्पेशली तुर्क सदर से मुतालिक सवाल कर लूँ आपसे कि एक बाकायदा तौर पर दावत दी गई है उनको तो विजिट पाकिस्तान? तुर्क सदर ने वजीर आजम इमरान खान को तुर्की की दावत दी है। ओके। और इंशाल्लाह हमने उन तफसीलात पर गुफ्तगू की है कि जो हाई लेवल कंसल्टेशन होनी है समिट लेवल की वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान और सदर अर्दगान के दरमियान, उसके बारे में हमने तबादला ख्याल किया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मेरी बात हुई है और हम डेट्स को फर्म अप कर रहे हैं। तो उन्होंने इमरान खान साहब को दावत दी है, वो इस्लामाबाद से हो गए थे। अब हमारी बारी है, हमने यहाँ आना है उस हाई लेवल एंगेजमेंट के लिए। तो उसकी हद व हाल और उसकी तैयारी का काम शुरू हो चुका है। ठीक है शाह साहब, आप मौजूद है तो खान साहब के इंटरव्यू की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने से मुतालिक खान साहब और हुकूमत का मौक़िफ़ हम देख रहे हैं कि बड़ा वाज़ेह है। क्या ये समझा जा सकता है कि जैसे माजी में हमने देखा कि हम दूसरों की लड़ाई में हिस्सा बनते थे और फिर अपना नुकसान कर बैठते थे, उससे हमें सीख मिली है? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश कर दिया है और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। हम वाज़े कह चुके हैं कि हम दुनिया के साथ तावन जारी रखेंगे, हम दुनिया के साथी होंगे अमन के लिए। वी विल बी पार्टनर्स इन पीस। हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान का अमन हो, इस्तेहकाम हो, दहशतगर्दी का मुकाबला करना हो, एक्सट्रीमिज्म को रिवर्स करना हो, पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा और दुनिया इसे अब जानती है। ठीक है शाह रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, PSL सीजन 6 की बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी अब भी टॉप 4 में उनकी जगह है, यानी जगह बना चुकी है। रादर प्ले ऑफ में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स टकराएंगे। ज़ल्मी की जीत का प्लान क्या होगा? कोई नया प्लान लेकर आए हैं क्या? ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने इमामुल हक से की है खुसूसी गुफ्तगू, आपको दिखाते हैं। रहमान रहीम, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के ओपनर इमामुल हक। इमाम कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा इमाम, हमने देखा है कि चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए वनडे, T20 और टेस्ट टीमों का ऐलान किया है। आप भी वनडे टीम का हिस्सा हैं, तो कितना मुश्किल होता है? आप अभी PSL खेल रहे हैं और T20 मैचेस से फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस भी हुए, वनडे बहुत कम देखने को मिले हमें इस साल, तो कितना मुश्किल होता है एडजस्ट करना एकदम T20 और टेस्ट फॉर्मेट से अचानक वनडे टीम में जाना? एक प्रोफेशनल एथलीट का लाइफ है
कि उस्मान अपने आप को एडजस्ट वो किस तरह करता है कि अभी देखें हम T20 खेल रहे हैं तो फौरन हमने ODI में शिफ्ट होना है, तो उसमें आपको लंबी बारी लेनी पड़ती है, और उसके बाद जो प्लेयर्स टेस्ट खेलेंगे तो उनके लिए एक चैलेंज है। तो आपको पता है अब ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट हमारी कम हो रही, आजकल थोड़े से हो रहे हैं, वरना टेस्ट क्रिकेट हमारी बहुत कम होती है। ज्यादातर T20s आजकल हो रहे हैं, और नॉर्मली वनडेज जो T20 होते हैं अब सिवाय T20 इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप है आगे, वरना वनडे T20 क्रिकेट ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से जो प्लेयर्स ज्यादा फॉर्मेट नहीं खेलते या 2 खेलते हैं तो उनके लिए मुश्किल तो होता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि इंसान की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो वैसे ही रहे जैसे कि वो हर फॉर्मेट खेल रहा है, ताकि वो अपने टच में रहे और अपनी हर चीज को उसी तरह ही मैनेज करे एज अ प्रोफेशनल एथलीट। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इमाम, हमने देखा कि आपने मिकी आर्थर जो कि फॉरेन कोच थे, उनकी अंडर कोचिंग भी जो है वो आपने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने देखा कि मिसबाह उल हक अब हेड कोच हैं, उनकी कोचिंग में भी आप खेल रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या आपको दिखाई देता है? और खास तौर पर फॉरेन कोच और जो नेशनल कोच होते हैं, जो मुल्की कोच होते हैं, उनकी टेक्निक कितनी डिफरेंट होती है? तो 2 अलग अलग क्वालिटीज होती हैं दोनों बंदों की, तो ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कि कौन सा कोच अच्छा होता है। हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, तो वो डिपेंड करता है कि एज अ प्लेयर आपको वो किस तरह मैनेज करते हो। आप हर बंदे देखें, आप अगर डिफरेंट टीम के प्लेयर्स देखें तो 15 प्लेयर होते हैं, 15 की सबकी अपनी सोच है, अपनी अथॉरिटी है, अपने सोचने का तरीका है। तो ये होता है कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो तो आपको हर चीज जो है आपको मैनेज करनी आनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, और उसमें एज अ प्रोफेशनल आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए चीजों को। इमाम, बाबर आजम आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हमने देखा कि आप उनके साथ बैटिंग करते हुए काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। शर्जील खान की अब वापसी हुई है, क्या अगर शर्जील खान के साथ मौका मिलेगा तो कैसा फील करेंगे उनके साथ खेलकर, और कैसे एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप को? बाबर के साथ असल में मैंने बैटिंग बहुत की है, तो अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखिए वनडे का, तो हमारी पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा हैं और हमारा सक्सेसफुल पार्टनरशिप बहुत ज्यादा है। वो इसी वजह से कि हम दोनों एक दूसरे को मेरे ख्याल से जानते बहुत अच्छे से हैं, और हम लोग आपस में काफी दफा ऐसा हुआ है कि गुस्सा भी हुए हैं आपस में एक दूसरे से, और मजाक भी बहुत दफा किया है, तो हम एक दूसरे की गेम को समझते हैं। अच्छा इमाम, लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह हमने देखा कोयटा और लाहौर का जो मैच था, बड़ा सुपरचार्ज मैच था। सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी का वाकया पूरा एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया जब सरफराज के हेलमेट पर बाउंसर लगा, शाहीन शाह अफरीदी के तेज बॉल पर बाउंसर हुआ। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बजाय सरफराज अहमद से माफ़ी मांगने के लिए या एक्सक्यूज़ करने के लिए, उनका हाल अहवाल पूछने के लिए उनके साथ स्लेजिंग शुरू की। आप मुझे ये बताएं कि एज ए प्लेयर किसी किताब में, क्रिकेट की किसी बुक में ये रूल है कि कोई अगर बॉलर किसी को, बैट्समैन को बाउंसर करता है और अगर उसको लग जाता है तो उसके पास जाके उससे एक्सक्यूज करे या उससे माफी मांगे या उसका हालो अहवाल पूछे? देखिए, शाहीन तो अभी बच्चा ही है और अभी उससे खेले हुए 1 से 2 साल हुए हैं, और मेरे ख्याल से सैफी भाई हमारे बड़े हैं और हमारे कप्तान रह चुके हैं, तो मैं तो उनको, अगर आप अभी देखें तो मैं उनको कप्तान के नाम से ही कहता हूँ, क्योंकि जो इज्जत मेरे लिए सैफी भाई के लिए, क्योंकि वो कप्तान रह चुके हैं, 2 साल में उनकी कप्तानी मैं कर रहा हूँ, तो वो बहुत रिस्पेक्ट है मेरे लिए सैफी भाई के लिए। तो मैं उनको साथ तो कभी भी नहीं सोचूंगा, चाहे वो अगर मुझे गलत बात पे डांट भी दें, तो जब आपने सुना है कि जब आपके बड़े अगर गलत बात पे डांट भी दें तो आप चुप करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से शाहीन, मैं समझता हूँ कि हीट ऑफ द मोमेंट जो है, मैंने भी काफी सारी ऐसी चीजें की हैं जो हीट ऑफ द मोमेंट पे हो जाती हैं, फिर होता है, और आपको पता है लाहौर का मैच था और उसको मार पड़ रही थी, तो ये हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से जब आपके सीनियर्स होते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि शाहीन इज अ वेरी वंडरफुल गाय, बहुत अच्छा लड़का है। शाहीन ने जो है ट्विटर पे जो है सॉरी किया। आगे बढ़ते हैं जनाब। दुनिया भर में सेल्स वुमेन का तस्वुर है कि वो बन सवर कर प्रोडक्ट को सेल करे, और ये हमने अपने माशरे में बहुत ज़्यादा देखा है कि जनाब अगर खातून सजी सवरी है तो शायद चीज़ ज़्यादा बिकती है। मार्केटिंग का ये कामयाब तरीका भी समझा जाता है। लेकिन कराची की एक ऐसी खातून हैं जिन्होंने शयान सलीम से बात की और इस तस्वुर को झुटला दिया। आपको मिलवाते हैं। जब हम लोग कहीं मार्ट्स में या मॉल्स में जाते थे तो वहाँ पे जो है किसी भी शॉप में चले जाओ तो वहाँ पे जेंट्स आपको करते हैं, डील करते हैं। तो उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड को ये आइडिया आया था कि जब इंशाल्लाह हम अपना मार्ट खोलेंगे तो हम वहाँ पे लेडीज़ को करेंगे कि लेडीज़ कस्टमर्स डील करें, लेडी को डील करें।
ख़वातीन अमूमन ग्रॉसरी जो है वो ख़वातीन ही करती हैं, मर्द तो बिज़नेस करते हैं अपना, तो ग्रॉसरी करना है, ये सारी शॉपिंग करना है तो ख़वातीन ही करती हैं। तो फिर हम मार्ट क्यों नहीं चला सकते अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ तो हमें ज़्यादा पता होती है कि ये चीज़ कितने की है, वो चीज़ कितने की है। जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं इस तरह यहाँ पे ऑनर हूँ, यूँ मैं अपना मार्ट खुद चला रही हूँ, तो वो काफ़ी खुश होती हैं इस चीज़ को लेके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो बहुत अच्छे मेरे कस्टमर्स हैं जो मेरे से बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा मुझसे मतलब फ्रैंक हैं, दोस्ती है उनकी मुझसे, हर तरह की हम बात कर लेते हैं, हम रेसिपीज़ भी मैं उनको बता देती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे घर जैसा माहौल। हम अपने उसमें होते हैं, अबाए में होते हैं, अपने उसमें होते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम एक प्रोटेक्ट अपने आप को एक कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम पूरे अपने आप को हिजाब में हैं, ढपे में हैं। मुझे भी फ़ैशन का शौक़ है, मैं भी फ़ैशन करती हूँ, लेकिन मैं अपने अबाए का फ़ैशन करती हूँ, मतलब अच्छा अबाया ले लिया, मतलब मुझे अबाए का शौक़ है कि मैं अच्छा अबाया पहन लूँ, पर ले लेती हूँ, इन चीज़ों की शॉपिंग करती हूँ, ये अच्छी लगती है मुझे। मुझे लगता है ये ज़्यादा कामयाब है चीज़ कि आप अपने आप को पूरा कवर करके अगर किसी स्टोर में खड़े हैं और चीज़ बेच रहे हैं तो वो ज़्यादा सेफ़ भी है और आसान भी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, कराची की ही बात करते हैं। कराची में रहने वाले हुकूमत के बनाए गए ज़ू में तो ज़रूर गए होंगे, वैसे मैं तो जब गई थी बड़ी स्मेल आती है वहाँ से, इसके बाद मैं कभी भी नहीं गई। लेकिन आज हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसे चिड़ियाघर में जो हुकूमत ने नहीं बल्कि रोशनियों के शहर में रहने वाले एक शख्स ने बनाया, जहाँ पर जानवर जब भागते हैं, खेलते हैं, तो जो फैमिलीज़ वहाँ पर आती हैं ना उनको अपना गर्विदा बना लेते हैं। मोहम्मद शुएब अकेले चले गए जानवरों से मिलने, दोस्ती भी हो गई, वहाँ पर जाकर उन्होंने कितना एंजॉय किया, आज यहाँ पर दिखाते हैं। मौजूद है कराची के एक ऐसे जू में, एक प्राइवेट जू है, बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया गया है, 6.5 एकड़ पर मुश्तमिल ये जू। यहाँ पर तकरीबन 1100 जानवर और परिंदे हैं, एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है। इस वक्त भी मेरे बैकग्राउंड में आप देखिए ज़ेब्रास हैं, हिरन है, नील गाय है, और आगे चल के केजेस में हम दिखाएंगे आपको लॉयंस हैं। इसके साथ साथ बहुत वैरायटी यहाँ पर ख्याल बड़ा रखा जा रहा है। बिलाल सेठी जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से कई सालों की मेहनत से अब इस जू को मेंटेन किया और इसे और भी ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। वो ये वाइल्ड लाइफ आपको हम दिखा रहे हैं, अब जरा उससे मोहब्बत करने वाला, इनको यहाँ पर पालने वाला, माँ बाप की तरह ख्याल रखने वाला, उसकी हम बात करते हैं। बिलाल सेठी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टू दिस ट्रिप। थैंक यू। ये क्या बात कर रहे हैं आपसे, कान में कुछ भूख तो नहीं लगी, कह तो नहीं लगा कि मुझे कुछ खाना है? नहीं, ये आपको वेलकम कर रहा है, आपको समा की टीम को आज यहाँ पे। थैंक यू सर। बिलाल और उनकी पूरी टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है। बिलाल, मेरा ख्याल है सबसे पहले क्यों ना हम इस कप की बात करें, तो मैं दिलशाद के पास ही चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आप तो यहाँ ट्रेन करते हैं जानवरों को, इस वाइल्ड लाइफ को ट्रेन करना, ये तो बिल्कुल आपसे। कितने दिन का ये कब? ये 28 डेज़ का है। तो ये आपसे मानूस हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अभी कब है, जब ये तकरीबन 5 डेज़ का था जब मैंने इसको अडॉप्ट किया था। अच्छा। और जब से ये मेरे पास ही है, ज़बरदस्त। यहीं पर इसकी ग्रोथ इंशाल्लाह होगी और ये यहाँ पे ब्रीड भी करेगी। अच्छा, पिंक नोज मंकी मेरे बहुत करीब ना लाए, मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। अच्छा चलें, ठीक है जी, नहीं इतना भी नहीं घबराते। ये ज़रा बताएं किस मुल्क से आया बिलाल? ये साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, इन जगहों से आते हैं सारे जानवर जो हैं, डिफरेंट जगहों से इंपोर्ट होते हैं, दुबई से भी होते हैं, लंदन से भी होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि दुनिया में आपको कहाँ पर कौन सा जो एनिमल है वो मिल जाए और आप उसको इतना अच्छा क्वारंटीन कर सकें कि वो आपके यहाँ रह सके। अब हम ज़रा जो यहाँ पर बड़ा ख्याल रखते हैं, वेट उमर शाह, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या मसाइल होते हैं जानवरों के? कोई वायरल इश्यूज़ होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, गर्मी का मामला होता है, क्या होता है? अच्छा, जानवरों के डिफरेंट इश्यूज़ डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा मेजर इशू जो हमारे पास आता है वो गर्मियों के अंदर हीट का इशू आता है। इसके लिए हम लोगों ने इनके लिए पहले से अरेंजमेंट्स करके रखे होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, आपको पूरे जू के अंदर ग्रीनरी बिल्कुल ऐसे है। और साथ ही हम लोगों ने इनके लिए पानी का प्रॉपर अरेंज रखते हैं, फाउंटेन्स जगह जगह पे लगे हुए हैं। अगर इनको गर्मी लगती है तो वो जगह जगह पे उनकी स्प्रेडिंग होती है। अच्छा, फीडिंग इश्यूज़ आते हैं क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं, हम इनको डेली बेसिस के ऊपर हमारी कोशिश होती है हम इनको सिर्फ फ्रेश से फ्रेश फूड दे सकें। ठीक है। अच्छा, ये 2 ग्रे पैरट्स हैं, ज़रा इनसे मुतालिक भी हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर, कैसे हैं आप? मैंने सुना है बड़े टॉकटिव होते हैं ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टॉकिंग पे हैं। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह, माशाल्लाह, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, चारों कुल पढ़ते माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे पंचन का नाम लेते हैं। ये आपने सिखाया? ये मैंने सिखाया। कितने टाइम में सीखे? 6 महीने के बच्चे थे यार, ये 2.5 साल के हैं। 6 साल के थे ग्रे पैरट्स, 6 महीने सॉरी, और आप 2.5 साल के हैं और इस दौरान काफ़ी कुछ सीख गए हैं। अभी हमारे से थोड़ा घबरा रहे हैं इसलिए अभी शायद पूरा सलाद पढ़ते हैं माशाल्लाह। सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह। बट ये है कि इनमें गिरे में ख़राबी है कि किसी के सामने नहीं। अच्छा, जब ये अल्लाह का तसल्ली से सुकून से होते हैं
तो उस वक्त ये जो भी उन्होंने सीखा वो पढ़ते चलें जी। थैंक यू वेरी मच। और विजिट भी करते हैं जू, आइए मेरे साथ। रॉयल बंगाल टाइगर्स भी हैं, वाइट लॉयंस भी हैं। ओके जी, रॉयल बंगाल टाइगर्स ये तो इधर ही हैं। हेलो, क्या नाम है बिलाल इनका? इनका बंटी और बबली। अच्छा जी, बंटी और बबली है ये। तो इसमें कोई टेम है? नहीं, इसमें अभी तक ये टेम नहीं है। ये अभी तकरीबन 4 महीने पहले यहाँ पर आए हैं। अच्छा। और ये बहुत छोटे थे। ओके। एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि हम बहुत ज़्यादा इनके नेचुरल एनवायरनमेंट से इनको बाहर नहीं निकालते। अच्छा, और ये तो थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। जी, बंटी और बबली बड़े खूबसूरत जी, ये 2 रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पर इनको रखा गया। अभी ये छोटे हैं, ये छोटे हैं और इतने बड़े हैं, तो बड़े होके कितने बड़े हो जाएंगे। चलते हैं फिलहाल आगे जरा। वाइट लाइन है नेक्स्ट केज में, आगे वाइट लाइन। वाइट लाइन्स आपको दिखाते हैं। वाइट लाइन के क्या क्या नाम है? ये इसमें है शनाया और शेरू। अच्छा, बड़े यूनिक नाम रखे हैं। ओके, ब्यूटीफुल, वाओ। शेरू कम हियर। हेलो। अच्छा, इनकी बड़ी मजेदार स्टोरी है। दूर नहीं गए तो करीब आ गए? करीब आ गए। ये बेसिकली मैं इतने से लेके आया था अपने हाथ में। अच्छा। और उसके बाद शनाया जो है वो बीमार हो गई थी। अच्छा। उसको प्रॉब्लम हो गया था, तो शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर अबाउट 6.5 वीक्स। ओके। तो उस टाइम पे मैंने इन दोनों को अपने घर पे रखा था। ओके। So that's why they are very friendly now, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। फिलहाल हिरन कितने हैं आपके पास? मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप टोटल काउंट करें तो 100+ डियर है मेरे पास। डिफरेंट ब्रीड है मेरे पास। ब्लैक डियर है, जिसको ब्लैक बक कहते हैं आप, सलमान खान के नाम से बड़ा मशहूर हुआ था। लाइट फेलो डियर है, वाइट फेलो डियर है मेरे पास। मेरे पास चीतल है, मेरे पास हॉक डियर है। तो डिफरेंट वैरायटी है डियर्स की मेरे पास। अब जो आप अपने पीछे देख रहे हैं, इसमें 3 ब्रीड्स एक साथ हैं। दैट वन ओवर देयर इज अ मैफ्लॉन। ओके। ये वाइट डियर है, वाइट फेलो डियर है, और ये लाइट फेलो डियर है। ठीक है, मैंने सुना है इन डियर्स में से एक बहुत ज़्यादा डियर है आपको जिसका बड़ा ख्याल रखा गया। वो कौन सा डियर है, क्या कहानी है ये? अच्छा, वो ये कहानी है कि वैसे तो अगर हिरन की टांग टूट जाए तो आपको पता है कि उसको या तो कुर्बान कर दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। और मैं आई हैव बीन वेरी क्लोज टू दीज एनिमल्स ऑल माई लाइफ, यू नो, लाइक 3-3, 4-4 जनरेशंस मेरे पास से आ चुकी हैं। तो वन ऑफ देम गॉट अ प्रॉब्लम इन हर लेग। उसकी टांग जो है वो ज़ाया हो चुकी थी। अच्छा। तो पीपल सेड दैट टू यू नो लाइक पुट हर टू स्लीप। लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने 45 डेज उसका पूरा हमने प्रोसेस किया। हमने उसकी लेग जो है एम्पचर की वहाँ पर। हमने फिर उसका पूरा प्रोसेस किया वहाँ से। एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ। अगर वो निकलेगी बाहर तो आपको नज़र भी आएगी। शी वॉक्स ऑन हर 3 legs। ये मैं कहता हूँ कि जानवरों से मोहब्बत की बड़ी खूबसूरत मिसाल है ये। रेड डियर्स कितने हैं ये ढेर सारे हैं? बहुत सारे हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप इनका शोएब अंदर का देख रहे हैं, आपको हर केज जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा होगा अंदर से। ये जो है पानी में रहते हैं ज़्यादा वक्त, तो इनका थोड़ा सा कीचड़ का एनवायरनमेंट, बीच में वो जो आप डंप सा देख रहे हैं उसके अंदर पानी भरा जाता है, फ्रेश वाटर इनमें डाला जाता है। और इसका बच्चों से जो लगाव है ये है कि सेंटा क्लॉज जिस चीज़ के ऊपर घूमते हैं क्या वो यही। अच्छा, और मुझे बड़ी प्यारी बात बिलाल ये लगी कि देखिए अब हम इससे जब करीब आए हैं तो ये भाग नहीं रहे। देखिए वो ह्यूमन फ्रेंडली, मैंने फ्रेंडली है, ये बहुत फ्रेंडली है सारे डियर्स। जबरदस्त जी। स्लो एंड स्टेडी यानी टर्टल, इसकी भी बात करते हैं बिलाल। टर्टल कितने हैं आपके पास? मेरे पास तकरीबन 5 टर्टल हैं। ओके, तो ये जो टर्टल है ये बड़ा भारी भरकम सा टर्टल है। बाकी भी इसी तरह भारी भरकम है? हाँ, इसके मिलते जुलते ही हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है बिलाल कि कोई आए आपके यहाँ पे विजिट करने के लिए, दोस्त कहे कि बिलाल टर्टल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को भाई मैं लेकर जा रहा हूँ? ऐसा होता है, इसलिए मैं दोस्तों को कम लेके आता हूँ यहाँ पे। आ चुके हैं वहां पर जहां पर है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, और बिलाल ने बुलाया, शुतुरमुर्ग भागा भागा उनके करीब आया। ऐसे होता है आप यहाँ पहुंचे, फौरन से वो आ गया। ये मोहब्बत है इनकी यहाँ पर। बिलाल वैसे क्या डेली आपके पास इतना वक्त होता है कि आप इन जानवरों के पास, आई एम श्योर ये बड़ा मिस करते होंगे किसी वक्त अगर आप कहीं और चले गए हैं, बाहर गए हैं कहीं? ऐसा होता है, मैं जब बाहर जाता हूँ, लेकिन ये मेरी फैसिलिटी जो है इस पे चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं, तो मैं बाहर भी कहीं हूँ तो मैं अपने हर जानवर को आराम से बैठ के देख सकता हूँ। जिन ऑस्ट्रिचेस को आप अभी देख रहे थे, इनके अगर आप पाँवों को नोटिस करें जी, तो इनके पाँव जो है वो डायनासोर से मुबासरत रखते हैं। बिल्कुल। तो जुरासिक पार्क मूवी आपने जरूर देखी है। जुरासिक पार्क में जो अंडा इस्तेमाल हुआ था वो अंडा डायनासोर का नहीं, इसका अंडा था। अंडा आ चुका है। ये अंडा आ चुका है इसका यहाँ पर, और इसके आप शेल को देखें,
कितना हार्ड, बहुत हार्ड शेल है ये। इट्स इक्वलेंट टू 40 एग्स, भारी भी काफी है। इट्स इक्वलेंट टू 40 एग्स। और सबसे मजेदार बात जो ऑस्ट्रिच की आपने देखा होगा, इसकी फार्मिंग शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर। ऑस्ट्रिच जो है इसकी मीट जो है वन ऑफ द लीनेस्ट मीट है। की जानिब आ चुके हैं, ये शोर मचाते मको शायद हमें कह रहे हैं कि तुम लोग जाओ यहाँ से, ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारी इजारादारी है। बिल्कुल। ये रेड कलर के थे रक्षा आपके पास तो बिलाल बहुत वैरायटी है जी। यहाँ पर जो ये रेड मकाउज हैं, ओके, ये ब्लू विंग मकाओ है। वाओ। तो ये सारे पेयर्स हैं इनके अलग अलग। ये इसी तरह शोर मचाते रहते हैं? ये इसी तरह शोर मचाते रहते हैं। लोगों को ये देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। ओके, ये बड़ा करीब बैठा। अच्छा, कितने खूबसूरत कलर हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो बिलाल हम आ चुके हैं, अब ये ग्रे पैरट्स की केज है, ये बहुत सारे ग्रे पैरट्स रखे हैं आपने। जी बिल्कुल शोएब, आपने क्योंकि देखा था कि एक ज़माना ऐसा आया था कि ग्रे पैरट बहुत ज़्यादा घरों में लोगों ने पालना शुरू कर दिए थे। उसके वजह से ग्रे पैरट बहुत पकड़े गए। फिर इंपोर्ट होने में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है जानवरों की, तो उसकी वजह से ग्रे पैरट जो है वो भी कम हो रहे थे। तो मैं कोशिश मेरी ये होती है कि जो जानवर एक्सटेंट हो रहा हो और मैं उसको यहाँ पर बचा सकूँ, तो उसकी मैं ब्रीडिंग जो है उसको अपने पास इंक्रीज कर देता हूँ। ब्रीडिंग हो रही है यहाँ पे? ब्रीडिंग हो रही है मेरे पास, यहाँ भी हो रही है, और मेरे पास एक सामने यूनिट बना हुआ है पूरा। उस पूरे फ्लोर में सिर्फ ग्रे पैरट की ब्रीडिंग होती है। वाह, यहाँ ही बहुत ज़्यादा ग्रे पैरट से आगे, तो फिर इसका मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, कॉकटेल्स हैं आगे, ग्रीन पैरट भी है। वाओ, हेलो। अरे बर्ड्स से फौरन आगे हम लायंस की जानिब एक बार फिर से। Another beautiful couple of white lions. क्या नाम है बिलाल इनका? इसका नाम है दिलावर एंड बख्तावर। ये क्यों? बस ये जब आए थे तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर ही किसी से लिए थे। अच्छा। उसके बाद यही नाम था इनका। ठीक है। और ये अभी वी आर वर्किंग ऑन देम। ये बहुत ज़्यादा वीक हैं अभी फिलहाल। अच्छा, तो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा इनका कुछ हम लोग इसको यहाँ पे इसके कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा हुआ है कि इनको गर्मी उतनी ना लगे। सही सही। फिर इनकी फीड जो है वो हम दोनों को अलग करके देते हैं। अच्छा, ताकि दोनों को इक्वली खाना मिल जाए, ये ना हो कि एक भाईजान दूसरे भाई का सारा खाना ही खा जाए। अच्छा, यहाँ पर जनाब डक्स तो हैं, फिश भी है इस पानी में, लेकिन सबसे मज़े की चीज़ फ्लेमिंगोज है यहाँ पर। और बिलाल बता रहे थे मुझे कि ये रिसाइकल्ड वाटर है और यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, मछलियाँ बच्चे देते हैं, वही डक्स हैं वो खा रहे हैं। बड़ा अच्छा इकोसिस्टम मेंटेन किया गया है। तो जो बच्चे किताबों में देखते हैं फ्लेमिंगोज, वो यहाँ पर आकर रियल देखते हैं कि फ्लेमिंगोज कितने क्यूट, कितने प्यारे होते हैं। हम आ चुके हैं इस केज के अंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे मोर, और मोर यहाँ पर नाच रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा मोर जो कि मुझसे डर के थोड़ा सा भाग गया है। अच्छा, ये पाइड है, ये वाइट एंड ग्रीन मिक्स, इसका बड़ा खूबसूरत कलर है। वैरायटी ऑफ पीकॉक्स हेयर। तो जनाब मजा आया आपको सैर करके, अब इंशाल्लाह अब आप हमें भी लेके जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैंगरूज भी थे। अच्छा, वो थोड़ा सा पार्ट हमने मिस किया। एनीवेज, एक ब्रेक फौरन से लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा सियासी माहौल की बात करते हैं जो कभी ठंडा और कभी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। कौमी असम्बली में तो अपोजिशन और हुकूमती अरकान आपस में उलझ ही रहे थे। अब ऐवान के बाहर की अगर हम बात करें तो गोलाबारी तेज़ हो गई है। लफ्जी गोलाबारी की मैं बात करी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी तोपों का रुख सिंध हुकूमत की तरफ कर दिया है। सिंध में जमहूरियत नहीं, बदीन लाड़काना के लिए अरबों रुपए आए, लेकिन पता नहीं वो पैसा कहाँ चला गया। फवाद साहब की जानिब से ये सवाल उठाया गया है। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सिंध को जो पैसा मिल रहा है उसकी मॉनिटरिंग हो। जबकि दूसरी जानिब अगर PDM की हम बात करें तो PDM ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए कमर कस ली है। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है कि 29 जुलाई को कराची में बड़ा जलसा होगा। याद रहे कि उनकी बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी हुई है। इस समय दीगर सियासी मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि जनाब जो पैसा जाता है समझ नहीं आता कि कहाँ चला जाता है। बार बार वो सवाल उठा रहे हैं कि इस पैसे की मॉनिटरिंग होनी चाहिए ही चाहिए, ताकि पता चले कि सिंध को जो पैसा दिया जाता है वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे? मॉनिटरिंग तो फवाद चौधरी को शायद पता नहीं है, या ये बेवकूफ़ हैं, या ये अहमक लोग कुछ पढ़ लिख के अपना बात नहीं करते हैं। इनकी मुझे समझ नहीं आती। इनको ये पता होना चाहिए कि जो भी ख़र्चा सूबा करता है, चाहे वो सिंध का सूबा हो, चाहे वो पंजाब का सूबा हो, चाहे वो KP के हो, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उसकी ऑडिट करता है।
इन एमओकों की ये बात कौन समझा, मुझे समझ नहीं आता कहाँ से इमरान खान ने ये जोकर ला के बिठा देती हैं, जो ये आके उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसका ना सर है ना उसका पाँव है। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो फेडरल गवर्नमेंट का होता है, उसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक एक चीज़, एक एक रुपए का, एक एक टके का हिसाब रखती है। तो ये बेवकूफ़ लोग जाके अपना दिमागी चेकअप कराएं मेरे ख्याल से, उससे पहले कि ये और आके इस किस्म की बातें करके लोगों को अपने ऊपर ये हंसाना बंद करें। हम कब से सुन रहे हैं इनकी बातें, हम कब से सुन रहे हैं इनकी गलत इल्ज़ामात जो ये सिंध हुकूमत के ऊपर लगा रहे हैं। सिंध का हुकूमत का पैसा कहाँ जा रहा है? सिंध का पैसा सिंध में खर्च हो रहा है। आप ज़रा आके देखें, हमारे अस्पताल देखें, NICVD देखें, जिन्हें अस्पताल देखें आप। हमने पूरे सिंध सूबे में एक एक डिस्ट्रिक्ट में अस्पतालों का जाल बिछा दिया है। ज़रा कंपेयर करें कि पिछले 5-7 साल में कितने अस्पताल नए बने हैं सिंध गवर्नमेंट के थ्रू पूरे सूबे में, और फिर ज़रा उसको कंपेयर करें आप पंजाब और KPK के साथ, तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर पैसे लग रहे हैं और कहाँ पर पैसे नहीं लग रहे। कभी ये बात करते हैं आर्टिकल 140A की, वो लगा देंगे सिंध में। क्यों भाई? सिंध क्या इंडिया का ऐसा है आप सिंध में लगा देंगे? आपको 140A लगाना है, आप शुरुआत करें KPK से, इस्लामाबाद में, पंजाब में लगाएं, तो फिर यहाँ पर भी लगा दीजिएगा। तो इस किस्म की बातें करना, कभी ये गवर्नर राज की बात करते हैं, कभी ये गवर्नर रूल की बात करते हैं, तो ये जो है ना बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। इन्होंने जो इनको फेलियर मिले हैं 3 साल में, जिस शख्स ने 100 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान को सुधारना था, उसने आज 1020 दिन से उस मुल्क को बदतर तरीन हालात बना दिए हैं। करप्शन की जो शरह थी 117% पे थी, इन्होंने उसको 124 पे ले गए हैं। इनकी जो अलीमा बाजी के पैसे ख़त्म नहीं हो रहे, सफ़ेद मनी डिक्लेयर कर करके काले पैसे से अरबों रुपए उन्होंने एमनेस्टी के थ्रू ले लिए। तो जो खान साहब करप्शन कर रहा है, फवाद चौधरी, अपनी आंखें खोलो, अपने गिरेबान में झांको, अपनी गवर्नेंस देखो, अपनी चोरियां देखो, अपने स्कैंडल देखो, BRT के अपने स्कैंडल देखो, मालम जब्बा के अपने रिंग रोड के स्कैंडल, आपकी शुगर माफिया के स्कैंडल, आपकी पेट्रोल माफिया के स्कैंडल। ये तो आप वो बदबख्त लोग हैं जिन लोगों ने 250% लाइफ सेविंग ड्रग्स पे जो है वो टैक्स लगाया था। तो किस किस्म की आपकी गवर्नेंस है? आपको कोई हक नहीं पहुंचता आप सिंध के बारे में बात करें। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, एक और मामले पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बजट पर तो हमने देखा कि ऑपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची का पैकेज जो अनाउंस हुआ था, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की जो बात हुई थी, जो पैसे वफाक ने देने थे, जो शेयर वफाक का था, जो ऐलान किया गया था, सर मिल गया? अगर मिल गया तो कितना मिल गया है? इस पर क्या बात हो रही है, क्या अपडेट है इस पर? पहली बात तो जो पैसे मिलने थे, आपको पता है कि उसमें से 90% जो पैसा था वो फेडरल गवर्नमेंट, 95% जो पैसा था वो फेडरल गवर्नमेंट का था ही नहीं। कोई 700 बिलियन जो है वो तो थे आपके सारे जो हमारे पैसे वैसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं। आपके जो सॉफ्ट लोन्स चाइना ने दिए हुए वो सारा पैसा इसके अंदर है। हमारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं सिंध हुकूमत की, उसका पैसा ये गिना के क्या समझ रहे हैं कि हमारा बेवकूफ़ बना देंगे? तो ये हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, ना तो हमें कोई इनसे आसरा है ना कोई उम्मीद है। हाँ, हमारा राइट है, जो हमारे सूबे का शेयर है हम मांग रहे हैं, हम मांगते रहेंगे, हम लड़ के लेंगे। हमारा जो सूबा है वो 70% पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो आता है वो सिंध का सूबा देता है। तो ये हमें अगर हमारा राइट नहीं देंगे तो हम कानूनी तरीका ढूंढेंगे कि ये सारा पैसा जो वफाक पे जाते हैं वो हम देना बंद कर दें। फिर इनको पता चलेगा कि किस तरह सिंध सर्वाइव कर रहा है और जो हालात सिंध में हैं वो किस किस्म के। ठीक, अच्छा तैमूर साहब एक और चीज़ से मुतालिक बताएगा। मौलाना साहब कह रहे हैं कि कराची में अब हम जलसा करेंगे, यानी PDM के जलसे का ऐलान कर चुके हैं वो। बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई है। हम इस तनाजुर में क्या देखें कि उनका जो कराची में जलसा होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी उन्हें? हम अब PDM का हिस्सा नहीं है। मौलाना साहब का एक ताल्लुक है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, वो अगर चाहें तो मदद मांग सकते हैं। ये हमारी पार्टी लीडरशिप, हमारी क़यादत का फैसला होगा। अगर हमें हुक्म होगा तो हम हज़ारों लोग, लाखों लोग उनको ला के उस जलसे में दे सकते हैं, पर हम चूँकि PDM का हिस्सा नहीं है तो फिलहाल हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, नहीं एटलीस्ट एट दिस मोमेंट अभी तक सपोर्ट का कोई ऐलान नहीं किया गया। सर एक और बात, बिलावल भुट्टो जरदारी, इनका मरीम नवाज़ के मुकाबले शहबाज शरीफ की तरफ हमें झुकाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अगर शहबाज शरीफ ने PDM में वापसी का कहा तो फिर पीपल्स पार्टी गौर करेगी? देखिए बहुत डिफरेंस है।
हमने बहुत कोशिश की कि हम पीडीएम को चलाएं। आपको पता है कि पीडीएम का जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या थी। जो भी कामयाबी हासिल की पीडीएम ने, मेरे ख्याल से उसमें किरदार मेन जो था वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का ही था। चाहे आप बात करें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, चाहे आप बात करें सेनेट के इलेक्शन की, जो नामुमकिन समझते थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जीतना और सेनेट में आना, वो हमने करके दिखा दिया। उनकी धांधली की वजह से हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में नहीं बन सका, वरना वो भी बन जाता। हमारे जलसे, हमारे जुलूस, तो ये एक बड़ा अच्छा टेम्पो चल रहा था। और मेरे ख्याल से मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ मरियम नवाज़ साहबा की, पर शायद थोड़ी वहाँ पर पॉलिटिकल में भी इमेच्योरिटी है या जज्बात ज़रा ज़्यादा हैं। जो ट्वीट्स हुए वो नहीं होने चाहिए थे, पीडीएम को इंटैक्ट रहना चाहिए था। बहरहाल जब आप कंपेयर करते हैं, ऑफ कोर्स चेयरमैन साहब मैं समझता हूँ कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। मैं समझता हूँ कि उनका जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बहुत बेहतर है। उनका जो एक्सपीरियंस है, वो 2-3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। तो आई एम श्योर अगर शहबाज शरीफ जैसा लीडर आएगा नून लीग की तरफ से, तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर पॉलिसिंग हो सकती है। और हो सकता है कि उनके कहने पर चेयरमैन साहब फैसला करें पीडीएम को वापस रीजॉइन करने का। ये चेयरमैन साहब का फैसला होगा, पर मैं पॉसिबिलिटी उसकी ज़रूर देखता हूँ शहबाज शरीफ साहब के साथ। तैमूर साहब बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे हकाइक जो कि पीपल्स पार्टी या फिर हम देख रहे थे कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कुछ कश्मकश का शिकार थे, उन पे आपने बड़ा वाज़ेह तबसरा दिया। आगे बढ़ते जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मुल्क के जो हालात हैं वो मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। वालिदैन बिला खौफ व ख़तर अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं। सिंध में आज से प्राइमरी स्कूल्स भी खुल चुके हैं। क्लासेस में मुकम्मल SOPs के तहत तदरीसी अमल जारी है। सुबह सवेरे हमने देखा कि बैग थामे नन्हे मुन्ने बच्चे मास्क लगाए स्कूल जा रहे थे। क्लासेस की बहाली और ऐसे में 9वीं 10वीं के इम्तहानात लेना स्कूल इंतज़ामिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और क्लासेस की बहाली के बाद क्या सूरत हाल है, और अगर कोई स्कूल SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध तारिक शाह साहब ने। तारिक साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि हालात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में बेहतर हो रहे हैं, सिंध में भी बेहतरी की जानिब गामज़न है। प्राइमरी क्लासेस भी बहाल हो चुकी हैं, इसका मतलब ये कि स्कूल में बच्चों की तादाद अब मजीद बढ़ रही है। ऐसे में SOPs पर अमल दरामद कराना कितना बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल देखें, ये तो बड़ी खुशाइन बात है, और मैं ये कह रहा हूँ आज कि स्कूलों के अंदर जो है ना अब अपने कलर्स वापस आ गए, क्योंकि बच्चों के बगैर स्कूल्स जो हैं वो बेरौनक थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें नॉर्मल की तरफ आई हैं। लेकिन चैलेंज तो बिल्कुल है कि जो 50% अटेंडेंस के साथ जो बच्चे आएंगे, और मैं आपको बताऊँ इस तवील अरसे में 1.5 साल के अंदर जो पेंडेमिक रहा है, इसके अंदर स्कूल्स जो हैं वो फुली प्रिपेयर हो चुके हैं कि बच्चों को किस तरह SOPs के साथ क्लासेस में बैठाना है, किस तरह उनको एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है। तो अब ये चैलेंज जो है बेसिकली इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहा, क्योंकि अब बच्चे भी इम्यून हो गए कि उनको कैसे स्कूल में आना है, किस तरह दूर दूर बैठना है। तो ये अब रूटीन का हिस्सा बन चुका है। जो हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे थे, अब न्यू नॉर्मल यही है स्कूल्स का कि 50% स्ट्रेंथ के साथ बच्चे स्कूल आ रहे हैं और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख रहे हैं, और उसमें स्कूल के टाइमिंग भी कम रखे जा रहे हैं। इवन इसके साथ साथ जो है स्कूल्स के अंदर जो एग्जाम्स का सिलसिला था वो भी अब शुरू होगा, और बच्चों को फाइनल एग्जाम्स जो देने थे वो फिजिकली स्कूल में आकर दें। ठीक, तारिक साहब 3 छोटे छोटे से सवाल। एक कि आपके एसोसिएशन के अंडर कितने स्कूल्स हैं, दूसरा स्टाफ कितना, और तीसरा कितने फीसद स्टाफ की वैक्सीनेशन हो गई है? देखें, हमारे जो वैक्सीनेशन की हमने एक सर्वे फॉर्म सारे स्कूल्स को भेजा था, उसके अंदर तकरीबन जो है वो 90 से 92% जो है वो स्कूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो ये अभी बाकी जो 8% का जो गैप है वो इसलिए है क्योंकि हमारे सिंध में स्पेशली जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि वो वैक्सीनेशन की सप्लाई जो है वो खत्म हो चुकी थी, और जो वैक्सीन लग रही थी उस पे लोगों को थोड़ा एतमाद नहीं है। वैक्सीनेशन का मसला छोटा सा था, और वो सर वो तो 1-2 रोज में हुआ है, उससे पहले तो ऐसा कोई मसला था नहीं। मसला था नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, सिलसिला ये जारी था। लेकिन जो बीच में जो एक एम्बिग्यूटी आई कि वैक्सीन खत्म हो गई, ये हो गया, तो अब ये कि हमें गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आज से जो है वैक्सीनेशन मिलना स्टार्ट हो रही है, तो वो भी इंशाल्लाह जो टीचर्स क्या एसोसिएशन इसको मैंडेटरी कर रही है कि जो स्कूल अपने 100% स्टाफ को वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसको इजाजत नहीं दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लाजमी है। ये तो हमारा भी मुतालबा था कि तमाम टीचर्स को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है अगर हमें एजुकेशन को और स्कूल को ओपन रखना है कंटिन्यूसली। तो ये तो बाय फोर्स होगा,
और अगर कोई टीचर वैक्सीनेट नहीं होती तो स्कूल जो है उन टीचर्स को जो है वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो अपने स्कूल से आने को मना करेगा, क्योंकि हम कोई भी टीचर अनवैक्सीनेटेड जो है अपने स्कूल की प्रीमिसेस में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, अगर कोई स्कूल खिलाफ वर्जी करता है किसी भी तरह के SOPs के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, तो फिर मुझे बता दें कि उसके लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है कि अच्छा अगर फलाना स्कूल कर रहा है और उसके हवाले से अगर कोई इकदाम उठाया जा रहा है तो दूसरे स्कूल को सबक जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए। लेकिन जहां हम बात ही करते हैं कि हमें बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है, वहां बच्चों की हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमने बारहा का है SOPs पे मुकम्मल पाबंदी से स्कूल फॉलो करेंगे, और जो स्कूल ना करे तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रेगुलरली इंस्पेक्शंस कर रहे हैं हर इलाके का, तो वहाँ स्कूल्स का भी करते हैं। तो वहां पर अगर वो स्कूल को सील करते हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड तो वहां हम गवर्नमेंट के साथ होंगे, और स्कूल को भी बाय फोर्स हम ये पाबंद करेंगे कि वो तमाम SOPs को फॉलो करे ताकि स्कूल दोबारा से रिज्यूम हो सके। अच्छा, स्कूल्स की बात हो रही तारिक साहब, मुझे उस हवाले से भी ज़रा अपडेट कर दें, आपके पास क्या इत्तलात हैं। मुझे स्कूल का मामला हुआ था कि कहा यह जा रहा था कि स्टेशनरी भी यहीं से ख़रीदी जाए, 3 बच्चों को भी निकाल दिया गया था। स्कूल इंतज़ामिया के मौक़िफ़ की हम बात कर रहे थे तब भी, आप तक कुछ अपडेट पहुँची है कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ आया है? जी बिल्कुल, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया था स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल की ओनर से, और वो सिलसिला ही कुछ और था, क्योंकि वो पेरेंट पूरे साल से जो है वो स्कूल मैनेजमेंट को हैरास कर रहा था। वो इस तरह कि वो जब भी कोई चीज़ उनको बुरी लगती थी वो वहाँ पे लेडीज फीमेल टीचर्स की वीडियो बनाने शुरू कर देते थे। उस पूरे एक्ट की वजह से जब रिजल्ट बच्चों को दिया गया था, जब उनको उसी वक्त कह दिया गया था कि आप बच्चों की TC ले जाएं, जिसके रिटेलिएशन के अंदर पेरेंट ने उस वक्त भी रिजल्ट जो है वो टीचर के मुंह पे मारा था और कहा था मैं स्कूल को देख लूंगा। फिर वो लॉयर भी लेकर आए, बाहर प्रोटेस्ट भी किया, जो कि सारा अनजस्टिफाइबल था। वहां पुलिस भी आई, और वो पुलिस जो आप कह रहे थे कि पेरेंट ने बुलाया था, वो स्कूल मैनेजमेंट से जाके मिली थी, तो वहां पुलिस को भी जब सारी फुटेजेस दिखाई गई थी तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में भी यही चीजें सेटिस्फैक्टरी लिखी थी कि स्कूल का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, पेरेंट अपने तौर पर कर रहे हैं। इवन ये तो ये वाला मामला हो गया। लेकिन तारिक साहब, वो कल्चर जिसकी हम उस दिन भी बड़ी बात कर रहे थे कि जब ये कह दिया जाता है कि स्कूल से स्टेशनरी, स्कूल से किताबें, अगर कोई वालिदैन चाहते हैं कि बड़ा बच्चा पढ़ लिख चुका है और उसी की किताबें छोटे वाला इस्तेमाल करते हैं, वो वाला जो कल्चर है, उस हवाले से मैं फिर से एक दफ़ा बात करना चाहूँगी। कोई बेहतरी आई कि स्कूल्स को पाबंद किया जाए इस लिहाज से कि अच्छा आपने प्रेशराइज नहीं करना वालिदैन को? देखिए, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि ये फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ पेरेंट्स किया जाता है कि स्टेशनरी आपको स्कूल से ले लें ताकि 1 विंडो ऑपरेशन हो, पेरेंट्स भी बिजी होते हैं। लेकिन स्कूल्स ये करते हैं कि वो अपने टीचर्स लिस्टें दे देते हैं कि आप जो है करें, और अभी भी हमने जो सर्कुलर जारी किया है यही किया है कि आप बाय फोर्स ना कहें, अगर कोई पेरेंट बाहर से लाना चाहता है तो वो ले आए, लेकिन उनको आप पाबंद करें पेरेंट को कि आपको टाइमली स्टेशनरी, बुक्स, कॉपीज, ये सब बच्चों को सेशन स्टार्ट होने से पहले जो है ना आपको दिलानी है, ताकि स्कूल में जब बच्चा आए तो उसके बाद कोई चीज़ की शॉर्टेज ना हो। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, एक और चीज़ आप कह रहे हैं कि मौक़िफ़ तो सामने आ गया है, अब जो वालिदैन का आप कसूर बता रहे तो उनके खिलाफ स्कूल की जानिब से, स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से कोई प्रेस रिलीज़ अगर सामने आई हो, ताकि उस दिन भी यही बात हो रही थी कि सिर्फ तस्वीर के एक रुख पे बात ना हो, तस्वीर का दोनों रुख हम नाज़रीन के सामने रखें, क्योंकि हमारा काम है हक़ाइक़ और सच को सामने रखना। देखिए, स्कूल्स की तरफ से तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी कोई प्रेस रिलीज, लेकिन हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो टीम गई थी उन्होंने पूरे वहाँ पे चीज़ों का मुआयना किया, दोनों जगहों से बातें की, इवन पेरेंट्स से भी मिले हैं, वो स्कूल ओनर और स्कूल की टीचर से भी मिले हैं। तो वहाँ पर जो है वो उनकी जो रिपोर्ट होगी वो जरूर पब्लिक होगी और वो मीडिया पे भी आएगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच। तारिक शाह साहब साथ मौजूद थे, आप और इससे मुताल्लिक़ बात कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। हादसे ज़िंदगी में हुआ करते हैं, लेकिन आपको मिलवाते हैं लाहौर की एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से जो दुनिया में आने से पहले ही एक हादसे का शिकार हुई। अब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही है वो देखते हैं। शाहीन मशाल की रिपोर्ट, फिर मज़ीद उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। पैदा हुई, सब कहने लगे कि ये लोथड़ा कैसे संभालोगी, जब भी मैं इसे कपड़े पहनाऊं कभी बाजू की हड्डी टूट जाए। मैंने इसके कपड़े बदलने बंद कर दिए, कितने दिन कपड़े नहीं बदलती थी इसके। मैं इतनी डरती थी कि खौफ आता था मुझे अपने आप से। 7 साल तक मैंने इसको किसी को नहीं दिखाया। फिर मैंने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी। मैंने फिर बड़ा ख्याल रखा इसका, इतना ख्याल रखा कि मैंने अपना ख़त्म कर दिया इसके पीछे, बच्ची के पीछे। फिर मैं दवाई लेती रही इसके लिए, माशाल्लाह इसको देती रही। आज ये आपके सामने है। नवाबजादी हूँ मैं,
मेरी खुद की पहचान है, किसी और जैसा बनने का शौक नहीं। याकूब है और मेरी जो उम्र है वो 23 है। मेरी हाइट जो है 2.5 है। अब मामा का 6 मंथ था तो मामा के साथ हादसा पेश आया था, वो गिर गई थी। तो उसके बाद से मेरी बोन्स वगैरह टूट गई थी और मेरी ग्रोथ रुक गई थी। तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये बेबी अब नॉर्मल हो चुका हुआ है, तो बाया कराते आपकी बस की बात नहीं है इसको दुनिया में लाने का। तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी आर्म और लेग टूटी हुई थी। डॉक्टर ने हड्डी पे हड्डी जोड़ दी थी, उसकी वजह से ना मेरी आर्म सीधी हो सकती है ना मेरी लेग सीधी हो सकती है। मैं इंस्टा के लिए बनाती हूँ टिकटॉक, और इंस्टा पे मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ, पाकिस्तान की पहली ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जो व्हील चेयर पे है। ये ब्लशर है एंड ये मेरा फेवरेट है, और ये मेरा फाउंडेशन है। मेकअप करना किसी से नहीं सीखा मैंने, खुद से बस अपने ऊपर करती रहती हूँ। मेकअप न्यू लुक निकालती हूँ, कुछ अच्छा लग जाए तो उसको खुद पे क्रिएट करती हूँ। फिर अगर अच्छा लग जाए तो फिर मैं उसके मुताबिक कोई भी ड्रेस पड़ी हो पहन के तस्वीर लेना शुरू कर देती हूँ। लोकल यूज़ करती हूँ, ब्रांडेड नहीं यूज़ करती, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान ब्रांडेड होना चाहिए, ना कि चीज़ें ब्रांडेड होनी चाहिए। नेगेटिव कमेंट्स के आप बोनी हैं, आप तो बहुत छोटी हाइट की हैं, आपकी तो नेक नहीं है, आपका तो आर्म सीधे नहीं लगते, आपकी तो लेग ही नहीं लगती कि हैं आपकी लेग। जब कोई टिकटॉक की वीडियो लगाई हो मैंने, या फिर कोई इस तरह से सॉन्ग की वीडियो लगाई हो, टिकटॉक के हवाले से तो लोग यही बात करते हैं। कहने लगे वो मुझसे कि तुम बदतमीज हो। मैंने कहा मोहतरम निहायत तो बोलिए। कहते हैं कि अच्छा है ये चलती फिरती नहीं है, अगर चलती फिरती होते तो कितनी बेहया होती। अल्लाह इंसान को उतनी तकलीफ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का। तो मैं इनके हौसले को दाद देना चाहूँगी, और यकीन करें कि ऐसे हौसले हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हमारी ये ख़ास मेहमान ज़हरा याकूब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मेकअप देख के ना मैं थोड़ी सी जेलस हो रही हूँ, इतना अच्छा मेकअप आपने किया है। अच्छा मुझे ये बताएं। खुद ही कर लेती हूँ जैसे भी आता है। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी कि मेकअप मैंने खैर रिपोर्ट तो देखी है, लेकिन मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन आपकी ज़ुबानी सुने ये चीज़ें। मेकअप आपने सीखा है कहीं से, किसी से इंस्पायर हुई हैं? क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि जो टिकटॉकर्स होते हैं ना एक दूसरे को देख देख के सीख लेते हैं, तो आपने क्या किसी से सीखा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने खुद से सीखा है जो सीखा है, मैंने किसी से नहीं सीखा, और ना किसी से इंस्पायर होकर मैंने मेकअप करना शुरू किया। ज़बरदस्त। अच्छा थोड़ा सा मैं ये चाहूँगी कि मैं आपकी ज़िंदगी के हवाले से भी बात करूँ, जैसे हमने रिपोर्ट भी देखी है। तो जब भी कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं या वालिदा के साथ कहीं बाहर जाएं, तो जैसे हम देखते हैं कि टिकटॉक पर नेगेटिव कमेंट्स होते हैं जो कि आपके हौसले को थोड़ा सा पस्त कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे जुमले सुनती हैं या ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं तो इस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं? दिल में सबसे पहली बात क्या आती है? क्योंकि मैं चाहती हूँ आज आप दिल खोल के बिल्कुल दोस्तों की तरह हमसे बात करें। उस वक्त दिल में तो यही बात आती है कि बनाया तो अल्लाह पाक की ज़ात ने है, लेकिन इनको शायद दिमाग दिया लेकिन इनको इस्तेमाल करना नहीं आता, कि ये अगर इस्तेमाल कर लें तो शायद ये दूसरे को तनकीद करना छोड़ दें। ये ज़हनी माजूरी है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि खुदा के लिए ज़हनी माजूर ना हो, आप अपने दिमाग को, अपनी सोच को बड़ा करें। ज़हरा, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि मैं अभी आपका इंस्टाग्राम भी देख रहा था, जितनी वीडियोस आप उस पर अपलोड करती हैं माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक है वहाँ पर। तो फिर तो जब ये फीडबैक आप देखती हैं स्पेशली ऑन योर इंस्टाग्राम, तो फिर आई एम श्योर कि आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करती होंगी कि यू आर डिफरेंटली एबल। आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, शोहरत दी है, लोग अब आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, आप मोटिवेशन बन गई हैं फॉर सो मैनी। मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि मैं उन लोगों को जिनके घर ऐसे बेबी पैदा होते हैं और वो समझते हैं कि ये बोझ हैं हम पर, या लोग उन बच्चों को बोझ समझते हैं कि यार ये माँ बाप पे बोझ हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अगर ऐसे बच्चे आपके मोहताज हैं ना, तो आप भी अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह चाहे तो आप अपना हाथ नहीं हिला सकते हैं। तो मैं उन सब माँओं से, उन सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच को बदलें और अपनी सोच को पॉजिटिव करें, और ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे जो अब नॉर्मल लोग हैं
डिसेबल हैं या थर्ड जेंडर हैं उनका साथ दें, उनका हौसला बने। बेशक ज़ाहरा, यूँ तो हम अपनी वालिदा का हमारे लिए एक रात के जागने का भी हिसाब पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके लिए आपकी वालिदा ने किया, आप ज़ाहिर है जितना इस वक्त मशहूर हो चुकी हैं, जितनी बड़ी आप सेलिब्रिटी मैं कहूँगा बन चुके हैं, इन्फ्लुएंसर हैं आप, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, ब्लॉगर हैं आप, इस सब के पीछे सिर्फ एक शख्स है और वो है आपकी माँ। उनका हौसला, उनकी हिम्मत, उनकी मोटिवेशन, उनकी जुस्तजू, उनका टाइम आपको देना और उनका लोगों के जुमलों का मुकाबला करना, ये सब कुछ आपकी माँ की वजह से है। अब जब इस स्टेज पर पहुंच के आप अपनी वालिदा को देखती हैं, दिल में क्या आता है? क्या ऐसी बात आप सोचते हैं अपनी वालिदा को देखकर, यू आर सो प्राउड टू हैव दैट काइंड ऑफ वुमेन जो आपकी माँ है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग जो ऐसे बच्चों को दरकार देते हैं या वो मेरी मामा के नाखून के बराबर भी नहीं हैं, कि जितना इन्होंने मेरे लिए स्ट्रगल किया, दिन रात एक कर दिया, अपना नहीं सोचा इन्होंने, मेरे पे अपनी ज़िंदगी सारी मतलब कि गुजार दी। मुझे किस तरह से इन्होंने मतलब कि जब मेरी बोन्स टूटती थी तो मुझे कैसे हॉस्पिटल लेकर जाती थी, ये वो सिर्फ यही जानती हैं, दुनिया नहीं जानती वो कैसा वक्त था मेरे पर, कि मैं वुड पे लेटी होती थी, इतना भारी वुड था और वो मुझे उठाकर हॉस्पिटल वुड के ज़रिए लेकर जाती थी। 6 महीने तक उन्होंने मुझे वुड पे लिटाए रखा और वो किस तरह से मुझे साफ़ भी रखती थी, हर चीज़ मेरा काम भी करती थी। उन्होंने अपना दिन रात मेरे पे लगा दिया, उन्होंने अपने बारे में एक दफ़ा भी नहीं सोचा, ना अपने कपड़ों के बारे में। मैं उनसे कहती हूँ ना मामा मैंने बाज़ार जाना है, वो कभी भी इनकार नहीं करती हैं, चाहे उनकी जितनी भी तबीयत ख़राब हो। उन्होंने मुझे आज तक किसी चीज़ से मना नहीं किया। आज जो मैं हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि वो बाहिम्मत हैं तो मैं बाहिम्मत हूँ। ज़ाहरा, मैं चाहता हूँ महक कि यूँ तो ज़ाहिर है इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं आप उनसे मुखातिब हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वालिदा के लिए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने जहन पे अपनी वालिदा को लेकर आएँ, उनका तसव्वुर करें और सिर्फ उनसे बात करें। तो आप क्या कहेंगी वालिदा को? सिर्फ आपकी वालिदा आपको सुन रही हैं। मैं अपनी मामा से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी मामा के मतलब कि उनके साथ मेरा ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ ही जीऊँ और उनके साथ ही मरूँ, बस ये मेरी ख्वाहिश है। और ज़हरा, जब हम कहते हैं मैं ये चाहती हूँ कि जी और मैं ये चाहती हूँ कि मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारी इतनी इस्तात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरे मामा पापा को उम्रे पे भेजा जा सके, अगर कोई मदद करें तो हमारी। और ये नेकी का एक ऐसा काम है कि यकीनन हुकूमत के अलावा भी अगर कोई मुखय्यर हजरात में से हमें सुन रहा होगा, देख रहा होगा, तो यकीनन इस चीज़ के लिए, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कभी कोई पीछे नहीं हटता, हमेशा आगे बढ़ते हैं मदद करने के लिए। हमारे पाकिस्तानी भाई इतनी मोहब्बत वाला दिल रखते हैं। ज़ाहरा, जैसे आप अपनी अम्मा की बात करें, अपनी माँ की बात करें, तो माँ का इसलिए तो कहते हैं कि कोई नेमुल बदल है ही नहीं, कि माँ का हर रिश्ते का नेमुल बदल है, ना माँ का है ना बाप का है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपकी ज़िंदगी की तरफ हवाले से भी बात करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि पैदाइश के बाद कितने साल तक हड्डियाँ इसी तरह से खुद ही टूट जाती थी, ये क्या सिलसिला था? मेरी पैदाइशी बोन्स में कहते हैं ना, जो बोन्स के अंदर आपके सुराख होते हैं, मेरा वो वाला था। तो जब मेरे टेस्ट हुए थे तो डॉक्टर ने कह दिया था कि इसके बोन्स बहुत वीक है, तो ये ब्रोक होती रहेंगी। तो 7 साल की उम्र तक, 8 साल की उम्र तक मेरी ब्रोक होती रही जगह जगह से। तो उसके बाद रुक गई थी, लेकिन और बीमारियां शुरू हो गई थी फिर मुझे। फिर लास्ट जो मेरी हड्डी आर्म ब्रोक हुआ था वो हुआ था 2015 को हुआ था मेरा ना। तो उसके बाद से माशाल्लाह फिर मेरी कभी नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कभी भी दोबारा आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ज़हरा, मुझे ये भी बताइएगा, किस उम्र में थी आप जब आपने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा? मैं 1 नवंबर 2020 में मैंने पब्लिक अकाउंट बनाया था। अच्छा। और मेरे सपोर्ट करने वाले बहुत सारे थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कुर्तुलैन थी, महर साथ था, उन्होंने सपोर्ट किया। उनके ज़रिए मैं आज जो हूँ यहाँ तक पहुँची। क्या सोच के आपने सोशल मीडिया ज्वाइन किया? क्या करना चाहती थी उस वक्त? माइंड में क्या था? मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी। मुनीबा मज़ारी मेरी आइडियल थी, तो मैं चाहती थी कि मैं उनकी तरह ना कुछ बन के दिखाऊं और लोगों के सामने आऊं, अपनी बातें लोगों से शेयर करूं, ताकि लोगों को भी मोटिवेशन, मतलब कि लोगों को भी पता चले मेरे बारे में और लोग इस चीज़ को पसंद करें। तो मैं ये बस मेरी ये ख्वाहिश। और ये ख्वाहिश अब आपको लगता है कि पूरी हो गई है?
अभी हाफ हुई है, हाफ इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, तो ये इस ख्वाहिश में मजीद क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं कि मतलब हम आपकी मेकअप की वीडियोस तो बड़ी देखते हैं और माशाल्लाह जितना आप अच्छा बोलती हैं वो हम जैसे लोगों को भी हौसला दे जाता है, तो अभी मजीद आगे क्या क्या करने का प्लान बना रखा है? क्योंकि जब भी कोई इंसान इस तरह से सोशल मीडिया पे मशहूर हो जाता है ना, सेलिब्रिटी बन जाता है, तो वो फिर एक पॉइंट पे रुकता नहीं है। वो कहता है अच्छा आगे ये भी करना है, आगे ये भी करना है, इस चीज़ के हवाले से भी बात करनी है, ये वाला काम भी करना है। मेरी ख्वाहिश है कि अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो सबसे पहले मैं मस्जिद तामीर करवाऊँ, फिर मैं हॉस्पिटल बनवाऊँ उन सब गरीबों के लिए, डिसेबल्स के लिए और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए। और थर्ड मेरा ये है कि मैं NGO बनाऊँ जो डिसेबल लोग हैं, ताकि वो कभी भी कमी महसूस ना कर सकें, उनको हर वक्त हिम्मत की और हर वक्त इस चीज़ की सीख दी जाए कि वो किसी से कम नहीं हैं। ज़ारा, एक शिकवा है आपसे, आप बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं डिसेबल, जबकि आप खुद भी कहती हैं कि नॉट डिसेबल, यू आर डिफरेंटली एबल, और हम भी कहते हैं और यही कहना चाहिए। लेकिन जो हकीकत है, सच कड़वा बेशक होता है, लेकिन सच को आप झुटला नहीं सकते हैं। लेकिन हम उस सच को, यानी जो सच है या जो ये सच, मुझे लगता है ये सच हमारे मुआशरे में लोगों ने बना लिया, ये उनकी सोच ने बना लिया है। लेकिन ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। हाँ, क्योंकि मैं जितने आज तक ऐसे लोगों से मिली हूँ ना, वो मुझे इतने स्पेशल लगते हैं कि अल्लाह ताला का उनके साथ कोई स्पेशल रिश्ता है कि माशाल्लाह वो इतने टैलेंटेड होते हैं। ये लफ्ज़ उन्हीं के लिए बार बार बोला जा रहा है ताकि उनको फील हो और वो ये लफ्ज़ हमें कहना छोड़ दें। लेकिन मुझे लगता है जिनकी ज़्यादा छोटी सोच होती है ना, या जो जहनी माजूर होते हैं, वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आपको लगता है ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल। जो ज़हनी माजूर है उसकी ज़हनियत का कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी जिस्मानी तकलीफ दूर हो सकती है, ज़हनी माजूरी दूर नहीं हो सकती है। अच्छा, सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे जब आप अपनी वीडियो अपलोड करती हैं तो नीचे कमेंट्स में जब लोग आपको कमेंट सेक्शन में मैंने वैसे ऑनेस्टली सारे पॉजिटिव कमेंट देखे हैं। हाँ, मैं ये इनसे पूछना चाहती थी, ज़्यादातर तादाद पॉजिटिव कमेंट्स की, नेगेटिव कमेंट्स की, किस तरह के कमेंट्स ज़्यादा देखने को या पढ़ने को मिलते हैं? ज़्यादातर तो मुझे बहुत सपोर्ट करने वाले मिलते हैं, एक दो हैं जो नेगेटिव कर भी देते हैं, लेकिन एक दो को भी मैं देखती नहीं ना, मैं ज़्यादा को देखती हूँ। हाँ, तो अगर एक दो कर भी देता है तो शायद वो, मैं ये सोचती हूँ कि शायद वो मेरी बेहतरी के लिए कर रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है और आपकी जो बात है उससे भी मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है कि हमेशा नेगेटिविटी से हमें सीखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि उनकी नेगेटिविटी कितनी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप जिस तरह से कह रही हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो बड़ा लाइव भी जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आप लाइव गई हो और नीचे लोगों के कमेंट्स आए और लोगों ने कहा कि ज़ारा आपने इस टॉपिक पे बात की, हम चाहते हैं आप इस टॉपिक पे भी बात करें, इस टॉपिक पे भी बात करें, ज़रा लोगों ने ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश की हो? जी, सर्दियों में बनाती थी मैं मोटिवेशनल वीडियो, लेकिन उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर मैंने बनाना छोड़ दी, तो ज़्यादातर फिर मैं अब नहीं बनाती, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर से बनाना शुरू करूँगी। ओके, ज़ारा सिर्फ इंस्टाग्राम फोकस्ड है, नॉट यूट्यूब? नहीं, इंस्टाग्राम पर है, मुझे इंस्टाग्राम पसंद है अपना। अच्छा, मैं चाहती हूँ वो ग्रो हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़ारा के साथ एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे लगा दूँ। यू कैन डू दैट। आप जब भी लाहौर जाएंगे ये जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह। ज़ारा, उसके अलावा रूटीन क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस मेकअप, ब्लॉगिंग? कोई किचन में भी जाना, घूमने फिरने का भी शौक होना, पढ़ने का या लिखने का, क्या शौक है? और मुझे घर में प्रिंसेस की तरह रखा जाता है, मेरे से कोई काम नहीं लिया जाता। क्या बात है! और काम मामा करती हैं। अच्छा, ये मामा पापा वाली प्रिंसेस जो है ना, आज हमें सच्ची मुच्ची में मिल गई बात करने के लिए। तो घर में और कौन कौन है? बहन भाई हैं? और जी, मेरा एक भाई है, वो माशाल्लाह से ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी ठीक हैं? आप बहुत ज़्यादा ठीक हैं। और आप इतनी पॉजिटिव हैं कि मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी, मैं कहती हूँ कि होना एक अल्लाह ताला का तोहफा है, क्योंकि आज के वक्त में अच्छे भले इंसान जिनके हाथ पांव सलामत होते हैं उनकी नेगेटिविटी नहीं ख़त्म होती। अच्छा ज़ारा, लास्ट में मैं चाहूँगी आप एक कॉमेंट दें उन तमाम लोगों को जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनकी जहनियत के हवाले से, अपने काम के हवाले से। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप एक ऐसे माशरे में हैं जहाँ पर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। जो अच्छे लोग हैं ना, वो हमेशा अच्छाई फैलाते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो हमेशा बुराई फैलाते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उनको चाहिए कि जो बुरे लोगों का जो है ना रवैया,
वो आप उनकी तरह ना बने, और जो बुरे लोग हैं मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे लोगों की तरह बने। ज़बरदस्त। और ये सिर्फ तब होता है जब इंसान की सोच या इंसान की जहनीत बदल जाती है। ज़ारा बेहद शुक्रिया, आप हमसे बात करी थी और बड़ा अच्छा लगा आपसे कि हमें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम बहुत ज़्यादा स्पेशल लोगों से उनकी स्पेशल बातें सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक ज़रा स्पेशल मौका आने वाला है, बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, बड़े भाव भी होते हैं, बड़े बड़े जानवर भी होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी कीमतें होती हैं। ईद-ए-क़ुरबा आ गई है, भाव लग गए हैं और हर कोई ये पूछता हुआ हमें नजर आता है, भाई कितने का लिया है। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है। खरीदार और विंडो शॉपिंग के शौकीन मंडी का रुख भी करते नजर आ रहे हैं। मंडी में क्या सूरत हाल है, कितने मवेशी आ चुके हैं और क्या पिछले साल की निस्बत इस बार कीमतें कम हैं, ये इस दफ़ा ज़्यादा आसमान को छूती हुई नजर आ रही हैं। सलमान अहमद आपको बताएंगे। दिलहज का चांद नजर आने में तो अभी कई दिन बाकी हैं, लेकिन सुपर हाईवे की मवेशी मंडी सज चुकी है। जानवरों की आमद का सिलसिला भी जारी है। यहाँ गहमा गहमी कैसी है, आइए देखते हैं। यहाँ के तो रेट बहुत हाई फाई चल रहे हैं। ये 5 लाख के जानवर है ये, और इनके नखरे इतने हैं कि ये जानवर खोल भी नहीं रहे अभी। तो मजहबी त्यौहार है, हर किसी को मनाना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर आए, उनको दिखाएं, बच्चों को ये जस्तुजू होगी, देखेंगे कि जी हमें भी ये हर साल इसी तरह कुर्बानी करनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो हमें अदा करनी है। हम यहाँ मंडी आए हैं और बहुत अच्छे जानवर आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कीमतें हमें थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं यहाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत जानवर आए हैं। मवेशी मंडी में इंतजामात से मुतालिक जानने के लिए आइए बात करते हैं मवेशी मंडी के तर्जुमान यावर रजा चावला से। NCOC के भी ऑर्डर्स हैं और प्लस ये कि सिंध टास्क फोर्स, हम दोनों के साथ राब्ते में हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे मोबाइल कैंप लगाया जाए, क्योंकि व्यापारियों का अभी तो आने का सिलसिला शुरू हुआ है और हम जैसे ही वो कैंप लग जाएगा, मुझे मोस्ट प्रॉब्ली कि इसी वीक के अंदर सिंध हुकूमत की तरफ से यहाँ कैंप लगा दिया जाएगा और उस कैंप पे जो लोग पहले से वैक्सीनेट हुए हुए हैं उनकी भी एंट्री हो जाएगी और जो लोग अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हुए, क्योंकि बहुत से गांव देहात से, पूरे शहर से, पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको यहाँ पे वैक्सीन कर सकते हैं। तो वो हमने उसके लिए मोबाइल यूनिट के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर सिंध टास्क फोर्स ये काम कर देंगे। अभी तो खरीदारों का रुझान सिर्फ विंडो शॉपिंग तक ही महदूद है, क्योंकि इन्हें लगता नहीं कि अभी मुनासिब कीमत में कोई जानवर मिल जाए। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ेंगे, बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, जिसमें आपने तनसाजों को वजन उठाते तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान आपको ऐसे नौजवानों से मिलवाएंगे जिन्होंने ट्रेनिंग का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक मुनफरद अंदाज अपनाया है, कैलिस्थेनिक्स। ये वर्कआउट कैसे होता है आपको दिखाते हैं। कैलिस्थेनिक के नाम से जाने वाला ये वर्कआउट क्या है और इसमें किस किस किस्म की मशकें होती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। भारी भरकम वजन के बगैर बॉडी को संवारने के लिए किए जाने वाले वर्कआउट को कैलिस्थेनिक कहा जाता है। जो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मकबूल हो रहा है। जितने भी आप मशीन्स देख रहे हैं, ये मशीन्स का जो दौर है काफ़ी पुराना हुआ है। बेसिकली हम इसको कहते हैं ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग। तो कैलिस्थेनिक इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कम्प्लीटली आपके एक पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका बॉडी वेट ट्रेनिंग होता है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसको हम ज़्यादातर कैलिस्थेनिक की वर्कआउट्स करवाते हैं। कैलिस्थेनिक कम्प्लीटली आपकी अगर बॉडी फिट है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज आप अपना बॉडी वेट के ऊपर कैरी कर सकते हैं। दूर से देख के ऐसा लगता है कि कैलिस्थेनिक सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, तो जो लोग आपको देख रहे हैं अगर वो इसमें इंटरेस्टेड हैं या ये करना चाहते हैं तो क्या हर इंसान ये कर सकता है या इसके लिए कोई स्पेशल एबिलिटी चाहिए? बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे आप कोई भी ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो कैलिस्थेनिक में बहुत साल लग जाते हैं। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी कैलिस्थेनिक में महारत हासिल करने के लिए खूब जतन कर रही हैं। गर्ल या बॉय से डिफरेंस नहीं होता, वेट ट्रेनिंग्स भी होती हैं, कैलिस्थेनिक्स भी होती हैं, डिफरेंट टाइप के वर्कआउट्स होते हैं और मैं अपने वर्कआउट के लिए 1 आवर 2 आवर्स इस तरह देती हूँ, तो इट्स वेरी गुड।
इट्स वेरी हेल्दी एक्टिविटी और आई थिंक कि सबको एंगेज होना चाहिए। स्ट्रेस रिलीफ और इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इफेक्टिव। मैं 3 साल से हूँ इस फील्ड में, मैंने अपनी सर्टिफिकेशन स्पेन से की है। कैलिस्थेनिक्स एक बहुत अच्छा वर्कआउट रिजीम है और इसमें लेकिन आपको अपनी जो बेसिक बॉडी वेट स्ट्रेंथनिंग आपको बहुत अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप बेसिक अपनी फाउंडेशनल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते तो आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। नौजवानों का कहना है कि इब्तिदा में कैलिस्थेनिक एक चैलेंज था, लेकिन अब वो इससे भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। बॉडी वेट को होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए ये होता है कि आपकी अगर जब तक बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जब तक नहीं कर पाएंगे। इसमें आपके सारे मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, शोल्डर्स के, आपके कोर के, चेस्ट के, लेग्स के, तो जब जाके आप अपना पूरा बॉडी वेट होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि सारे मसल आपके इन्वॉल्व हुए होते हैं उसमें। कैलिस्थेनिक वर्कआउट न सिर्फ तनसाजों को फिट रखता है बल्कि इनकी बॉडी का तवाज़ुन भी बेहतर बनाता है। कैलिस्थेनिक वर्कआउट पाकिस्तान में नया ज़रूर है, लेकिन रिजवान और उनकी टीम पर उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये कैलिस्थेनिक वर्कआउट बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा और पाकिस्तान में इसके मज़ीद इदारे भी कायम होंगे। कैमरामैन सनाउल्लाह दारी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। आगे बढ़ेंगे। टीवी पर सियासी खबरों में और टॉक शोज़ में तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला करने वाले क्या अपनी प्राइवेट लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं? बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी से महक असलम ने कुछ दिलचस्प गुफ्तगू की। सुना है इन्होंने कोशिश की कि उनका गाना भी सुना जाए, सुन पाएं या नहीं इसके लिए वो इंटरव्यू देखते हैं। तो जनाब सुबह का वक्त है, ताज़ी हवा चल रही है और थोड़ी सी गर्मी भी है, लेकिन खैर कराची में ये बदलता बदलता मौसम जो है, यानी बदलता बदलता मौसम जो है वो पूरा दिन चलता रहता है। तो जनाब सुबह के वक्त में लाइटर मूड पे बातें करने के लिए आज मेरे साथ जो सियासी शख्सियत मौजूद हैं, वो हमेशा तो मैंने देखा है कि जनाब जब बात करती हैं बड़े तहम्मुल से बात कर रहे होते हैं, बड़े धीमे मिजाज से बात कर रहे होते हैं और जो मुखालफीन हैं उन्हें निशाना भी बना रहे होते हैं, लेकिन बड़े प्यार से। आज हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, थोड़ी सी करेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा हम उनकी शख्सियत के बारे में जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है लियाकत शाहवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम, बड़ी नवाजिश। जिस जगह पर, जिस कुर्सी पे आप मौजूद हैं, कभी सोचा था कि ये काम करूँगा? नहीं, कभी नहीं सोचा। असल में पॉलिटिक्स में ये एक चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी थी और इंशाल्लाह मैंने बड़ा कोशिश की है कि बेहतर अंदाज में इसको आगे प्रमोट कर सकूं और एक प्रेसिडेंट कायम करके जाऊं, ताकि आने वाले लोग जब इधर आएँ वो विश करें, वो डिज़ायर करें कि वो भी स्पोक्स पर्सन बने। तो मैंने बड़ा कोशिश किया इस पोजीशन को एलिवेट करने का और लोगों को सर्व करने का। तो लियाकत साहब, आपने बचपन में सोचा था कि नहीं जी मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है? बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ये सोच लेते हैं 7-8 साल की उम्र में जनाब के अम्मा अब्बा इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है। आपने क्या सोचा? मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना मार्शल आर्ट्स का इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता था। और वो आप उस ज़माने में, हाँ, वो मैं उसी ज़माने में 95 मैंने गोल्ड मेडल आया था उस वक्त इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। और लेकिन साथ साथ स्टूडेंट लाइफ में, चूँकि मैं स्टूडेंट लाइफ ही से पॉलिटिक्स में आ गया था, तो पॉलिटिक्स उस वक्त मेरा बड़ा पैशन नहीं था, स्पोर्ट्स था, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट करता गया और फिर अमली सियासत के साथ साथ उसको पढ़ने का शौक़ हुआ। फ़िलासफ़ी मैंने पढ़ा, मास्टर किया फ़िलासफ़ी में, पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। और फिर चूँकि एक प्रोफेशन मैंने ज्वाइन करना था और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि पॉलिटिक्स ही में रहना है, तो इसके साथ जो रिलेटेड प्रोफेशन है पूरी दुनिया में जो सूट करता है एक पॉलिटिकल वर्कर को, दैट इज़ लॉ। तो फिर मैंने LLB किया और फिर बलूचिस्तान ही से, कोयटा से मैंने प्रैक्टिस का आगाज़ किया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस किया और उसके बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। इस्लामाबाद में मैं दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करता, तो शाम में टॉक शोज़ में होता था। आपके शोज़ में उस वक्त कई एक शोज़ में मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आया करता था और आज ये फ़र्क ये है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के बजाय एज ए स्पोक्स पर्सन आपके साथ बैठा हूँ। ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताएं, तो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरे ख्याल में माँ की दुआ जो है वो बिगनिंग से, बिल्कुल शुरू से माँ का शफकत प्यार आपके साथ रहता है, वालिद का भी रहता है और यकीनन बीवी की भी, बीवी भी जो है वो भी दुआ गो है, वो भी सपोर्टर है, वो भी आपकी खुशी में खुश होती है, वो भी आपको आगे बढ़ता हुआ और तरक्की करता हुआ देख। तो मेरे ख्याल में ये इन सब का किरदार है। मर्द के मतलब सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि आपके वेल विशर हैं, आपके भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहें। एक गाना हो जाए हल्का फुल्का। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है,
तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। ये भाभी को डेडिकेट किया है। ये डेडिकेट है उन तमाम लोगों के लिए जिनके बगैर आपका ज़िंदगी अधूरा है। आपकी ज़िंदगी में कई एक लोग होते हैं। अच्छा लियाकत साहब, एक और बात मुझे समझाएं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सीट पे हैं आप, और आप ये सीट अच्छी नहीं है जहाँ मैं बैठा हूँ। अगली दफा से हम अच्छी सीट लेकर आएंगे। ये बड़ा खतरनाक सीट है पीछे। नहीं कुछ नहीं होगा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं, मैंने कहा आप इसकी तारीफ कर रहे हैं और कहीं ये ना कहें कि इसी पे बैठे रहे। ये वाली सीट नहीं। जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो भी पूरी होनी है या कोशिश में है आप उसकी, या कुछ ऐसी चीज जो कि पीछे रह गई और पलट के आप देखते हैं, इधर पीछे नहीं जिंदगी में पीछे आप देखते हैं, तो आपके दिल में रहता है गिल्ट कि नहीं ये हो सकता था? मेरे ख्याल में जितना आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अपने तजुर्बात से आप सीखें और जो आपसे रह गया है, जो ट्रेन आपने मिस कर लिया है, वो तो वापस नहीं आना। उस पर परेशान होना, उस पर रेग्रेट करना, उसके गमों में डूबा रहना, इससे आपका जो आज और कल वो मुतासिर होगा। बलूचिस्तान की तरक्की के साथ साथ बलूचिस्तान की खूबसूरती, वहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। अब लोगों के दिलों में जो डर था बलूचिस्तान को लेके, वो डर काफ़ी पीछे रह गया है। मज़ीद कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम या बाहर से जो लोग आ रहे हैं टूर करने के लिए वो देख सकते हैं? देखिए, बलूचिस्तान की जो ब्यूटी है वो हमने अभी तक पूरे हमारे बलूचिस्तान के लोग भी नहीं देख सकते, हमारे पाकिस्तान के लोग नहीं देख सकते, वेयर एज कि पूरी दुनिया उसको देखे। आप टूरिज़म को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, सिक्योरिटी, फैसिलिटीज़ और ख़ूबसूरत जो है प्लेसेस। तो खूबसूरत प्लेसेस तो अल्लाह ने बलूचिस्तान को दिए हैं। ज़मीन के अंदर बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं वो बहुत कीमती हैं, और ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने बलूचिस्तान को इतना खूबसूरत बनाया है कि टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो हमारा जो कोस्टल बेल्ट है उसका अपना लुक है। आप बलूचिस्तान के रेतीले इलाके में आएंगे, उसका अपना लुक है, पहाड़ों का अपना लुक है। जैसे कि अभी भी गवादर की खूबसूरती की अगर हम बात करें तो लोग अब मिसालें देना शुरू हो गए हैं, लोग अब उस बारे में बात करना शुरू हो गए हैं कि बलूचिस्तान जिसको सुन के कभी खौफ का एक एलिमेंट दिमाग में आ जाता था, अब गवादर की जब तस्वीरें हम गूगल पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हम कहते हैं तरक्की की है, बॉस काम किया वहाँ पर। देखिए, दुनिया को हमने दिखाया है, आप पॉजिटिव काम करें, फोकस करें, दुनिया कदरदान है। दुनिया को आप काम दिखाएं, मानने वाले लोग हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को खुद कहें कि हमारी तारीफ करें। देयर इज़ नो आर्टिफिशियलिज्म। हमने एक आम सा ग्राउंड था, उसको डेवलप किया, दुनिया की नज़रें उस पर पड़ी। हमने किसी को नहीं किया कहा कि इसके फेवर में आप ट्वीट करें, लोगों ने किया। आपका काम वो खुद बोलता है, खुद बोलता है। और बेहतर भी ये है कि आप इतने डेडिकेशन के साथ काम करें, वो खुद काम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करे और लोग दुनिया चीखें, वो बताए। हमारे पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता था, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों ने, इंटरनेशनल बड़े बड़े प्लेयर्स ने, उन्होंने ग्वादर के ग्राउंड के बारे में आपको बताया, बाकी लोगों को बताया कि यहाँ पर इस तरह, और इस मज़ीद जो वहाँ पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मज़ीद जो बेहतरी ला रहे हैं। और ये ग्राउंड जो है सिर्फ हमारा एक आप समझे कि एक सिंबल है, एक जेस्चर हमने दिया है कि हम बहुत कम वक्त में एक आम सा ग्राउंड को इतना खूबसूरत बना सकते हैं। और इसी मॉडल पे टूरिज्म है। बलूचिस्तान के तमाम अजला में 50 से 60 एकड़ पे मुहित स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस, स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स के हवाले से भी बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस पूरे, यानी 50 से 60 एकड़ बहुत बड़ी एरिया होती है, उस पर हमने काम का आगाज़ किया। हेल्थ रिफॉर्म्स हिस्टोरिकल हमने किए हैं। 1.8 मिलियन फैमिलीज़ को हम जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच लियाकत साहब आपके आने का। तो जनाब मुझे तो बड़ा मजा इनसे गुफ्तगू करते गाने गाने का दिल किया था, गाना जब उन्होंने गाया, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं गाना गाऊंगी तो लियाकत साहब को कुछ हो ही ना जाएगा, मैं तो बाथरूम से गा रहा हूं। मेरा मियाँ भाग जाता है मेरी आवाज़ सुन के। चलें जी आगे बढ़ते हैं और एक सवाल करते हैं। वैसे शुभ, आपने क्या कभी गधों को और घोड़ों को जूते पहने थे क्या? नहीं। अच्छा मैं दिखाती हूँ जनाब। इन जूतों को जो कि गधे और घोड़े पहनते हैं इन्हें नाल कहा जाता है। आयशा अता मिलवारी हैं हमें कुछ ऐसे हुनरमंदों से जो ना सिर्फ उनके जूते बनाते भी हैं बल्कि उनको पहनाते भी हैं। तो आज हम देखते हैं। शहर की ऊंची नीची सड़कें और इन पर जानवरों के जमते कदम, इन कदमों को कंकर, मट्टी और तपती जमीन से बचाने के लिए खास जूते पहनाए जाते हैं जो नजर तो नहीं आते मगर इनके पाँव की पूरी हिफाजत करते हैं।
जानवरों के जूते बनाने का फन सदियों पुराना है। लोहे के इन फ्रेम्स को नाल कहा जाता है, जिसे घोड़े, गधे और बैल के साइज का बनाया जाता है। जानवर के पाँव की छिलाई के बाद आखिरी मरहला कील से जूते पहनाने का होता है। इसके पाँव साफ करते, सिलाई करते, फिर इसको रेती मारते, उसके बाद हम इसको खुरियाँ फेंट करके इसके पाँव पर लगाते। सड़कों पर चलती गाड़ियों और लोडर रिक्शों की बहुतात ने जहां गधा, बैल और घोड़ा गाड़ी को किस्सा पारीना बनाया, वहीं नाल साजी का फन भी मादूम होने को है। बहुत घोड़े थे, बहुत काम था, बहुत काम वाले लोगों ने घोड़े रखे हुए थे, काम कराते थे। अब वही वक्त आ गया, गाड़ियों की वजह से काम नहीं है। एक जूता पहनाने के इवज 100 रुपए हासिल करने वाले ये नालसाज कहते हैं कोई दूसरा हुनर ना होने के बायस वो ये काम अब मजबूरी के तहत कर रहे हैं। वक्त की तेजी ने नालसाजी के इस फन को माजी का किस्सा बना दिया है। यही वजह है कि इस कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने इस रोजगार के जरिए से नाखुश दिखाई देते हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।